Online Good students, good morning. morning. Okay. So let's start today's class. What we have completed yesterday? Facial kidney problems, uh, uremic syndrome and assessment intervention, hemodialysis, and function principle, dialysis bath, and an intervention. Okay. So let's do a quick revision. Yesterday we have studied interventions of spatial problems, right? So first spatial problem की intervention जो हमने देखा था was activity intolerance and insomnia. What you will do for the patient who is having activity intolerance and insomnia? Provide adequate rest periods. પછી એક્ટિવિટીઝ પ્લાન કરીશું એમના માટે માઇલ્ડ CNS ડિપ્રેશન્ટ એડમિનિસ્ટર કરીશું ટુ પ્રમોટ રેસ. ओके सो एक्टिविटी इंटॉलरेंस के लिए पेशेंट को एक्टिविटी एंड रेस्ट बैलेंस में करना है, थक जाए तो रेस्ट ले लेना है। एंड इंसोम्निया के लिए हम माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन दे सकते हैं। अनीमिया, उसके लिए क्या करेंगे हम? હિમેટોપોએટિક્સ એડમિનિસ્ટર કરીશું. પછી ફોલિક એસિડ આપીશું, આયર્ન ઓરલી આપીશું. यस सो पहले तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए अनीमिया क्यों होता है किडनी डिजीज में, ड्यू टू लैक ऑफ इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ओके, अब अनीमिया है तो हम HB चेक करेंगे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर, एवरी 3 मंथ्स, और ऐसे करके रेगुलरली हम चेक करते रहेंगे हेमाटोक्रिट लेवल, हीमोग्लोबिन। देन इरिथ्रोपोएटिन सप्लीमेंट्स देंगे, हिमेटोपोएटिक सप्लीमेंट्स देंगे लाइक इपोएटिन अल्फा और डार्विपोएटिन अल्फा, जो इरिथ्रोपोएटिन का ही काम करेंगे। फॉलिक एसिड आयन दे सकते हैं, अगर आयन देंगे तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्टूल सॉफ्टनर्स दे सकते हैं, या तो पेशेंट को बोल सकते हैं हाई फाइबर डाइट लो। फ्लूइड इंटेक रेस्ट्रिक्टेड ना हो, अगर माइल्ड केसेस है तो फिर फ्लूइड इंटेक ज्यादा रखो, अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो सिर्फ हाई फाइबर डाइट ही लेने के लिए बोलेंगे, वॉकिंग करने के लिए बोलेंगे, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। आयरन एंड फॉलिक एसिड है तो विटामिन सी भी पेशेंट लेगा, राइट। ओके, देन यस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाँ वो ध्यान रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा नीड है तभी करना है, वेन एवर इट इज नेसेसरी। बिकॉज अगर हम अननेसेसरीली थोड़ा भी HP कम हो गया, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके बढ़ा दिया, बट उससे जो बॉडी का रिस्पॉन्स है कि कम होता है तो बॉडी प्रोड्यूस करती है, स्टिम्युलस मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा, फिर स्टिम्युलस डिक्रीज हो जाता है। एंड फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से लेटर ऑन चलो उसको कोई डोनर मिल भी जाता है, या घर का कोई मेंबर है जो डोनेट करने के लिए तैयार है, तो फिर डोनेशन के बाद रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। GI ब्लीडिंग होता है, GI ब्लीडिंग क्यों होता है इन किडनी डिजीज? ओके, सो जो यूरिक एसिड है वो GI सिस्टम में जाके GI के सिस्टम के बैक्टीरिया उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, अब वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है तो अमोनिया GI लाइनिंग को इरिटेट करता रहेगा और वहां पर अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्सर फॉर्मेशन है तो फिर पेशेंट जैसे ही खाना खाएगा ब्लीडिंग होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो GI ब्लीडिंग है तो आप क्या करोगे? ओके, हम्म, एंटासिड्स अवॉइड करना है। ओके, हाँ, ओके, हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू फॉर GI ब्लीडिंग? હિમોગ્લોબિન અને હિમેટોક્રિટ લેવલ મોનિટર કરીશું કારણ કે ડિક્રીઝ થશે એમાં. ઓકલ્ટ બ્લડ માટે સ્ટૂલ મોનિટર કરીશું. દેન એસ્પિરિન અવોઇડ કરીશું એમાં કારણ કે એસ્પિરિન ટોક્સિસિટી થઈ શકે, એક્સક્રીટ નથી કરી શકતી એટલા માટે. Okay, can we give NSAIDs? Patient is having GI bleeding, can we give NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drug? Online students, can we give NSAIDs to this patient? ओके, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस याद करो, उसमें क्या चीजें हम ध्यान रखते थे?
Which medications do we have to avoid? I told you that ये precautions है, न्यूट्रोपेनिक precaution, bleeding precaution, सीजर precaution. ये precautions आपको याद रहने चाहिए. बहुत सारी जगह पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ब्लीडिंग प्रिकॉशन हम ले सकते हैं. NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, रिस्क हैज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. उससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है. सो वी हैव टू अवॉइड. अगर पेशेंट को एक्टिव GI ब्लीडिंग है, अल्सरेशन हो गया है, तो फिर NSAIDs भी अवॉइड करनी पड़ेगी. देन व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? Okay, online students, what is this very important point? ક્લાયન્ટ કે જેને કિડની ડિસીઝ છે એને કન્ટિન્યુઅસ ટેલિમેટ્રી પર રાખવાનું કારણ કે હાઇપરકેલેમિયામાં ડેવલપ થઈ શકે છે અને એ હાઇપરકેલેમિયા લાઈફ થ્રેટનિંગ ડિસ રીતે નહીં કરી શકે. यस, so जो भी पेशेंट है उसको हम कंटिन्यूअस टेलीमेट्री पर रखेंगे. ओके. देन हाइपरकैलेमिया देखा था. किडनी डिजीज में हाइपरकैलेमिया क्यों होता है? हाउ हाइपरकैलेमिया इज रिलेटेड टू किडनी डिजीज? Okay, that is one reason. What is another reason? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी, चलो रैशनल बोलो. रैशनलाइज थिंकिंग आपको अपना इंप्रूव करना है. व्हाट इज द लिंक बिटवीन हाइपरकैलेमिया एंड किडनी डिजीज? मैंने एक स्टेटमेंट भी कल पढ़ाया था आपको. दिस इज नॉट गुड. कल ही हमने पढ़ा, आज आपके पास आंसर नहीं है, तो कल आपने लेक्चर प्रॉपरली अटेंड नहीं किया है, इसका मतलब यू आर स्लीपिंग ड्यूरिंग लेक्चर. Find out on your own what is the link between hyperkalemia and kidney disease. So we know कि hyperkalemia होता है kidney disease में, and hyperkalemia is directly hyper और hypo both are directly linked with the heart. So जैसे ही hyperkalemia हो जाएगा, patient को dysrhythmia start हो जाएगा, and this dysrhythmias could be fatal for the patient. So हमें वो monitor करना है खास. And hyperkalemia है तो आप क्या कर सकते हो patient के लिए? What you can do? फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉनिटरिंग पोटेशियम लेवल फ्रीक्वेंटली. वो पेशेंट एडमिटेड है तो आप डेली उसका लैब वैल्यू चेक करोगे. कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग पर रखोगे. ये दो इंटरवेंशन आ गई. मेजर मेन इंटरवेंशन क्या करोगे टू रिड्यूस द पोटेशियम? ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, which medication? But which medication? Name of medication? Yes, that is the medication. Online students, લો પોટેશિયમ ડાયટ દેન ઓરલ એન્ડ રેક્ટલ પોલિસ્ટેરિન સલ્ફોનેટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરશે. okay. So patient को continuous cardiac monitor. Can we give diuretics to this patient? बोलो चलो. Can we give diuretics to this patient? Tell me, what does loop diuretics does with the body? Loop diuretics body के साथ क्या करता है? What happens when a person takes loop diuretics? हाँ. और मेन चीज जो हमें याद रखनी होती है, it excretes. What does it excrete?
एंड loop diuretics excrete sodium and potassium, right? So can we give loop diuretics to this patient? यस। Yes, definitely we can give. हाँ, बट उसके साथ सोडियम भी निकल रहा है, सो वी हैव टू मॉनिटर सोडियम। सोडियम में दो कंडीशन हो सकती है, या तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, या तो हाइपरनेट्रीमिया, नॉर्मल भी रह सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ज्यादा फ्लूइड है बट सोडियम कम है, फ्लूइड ज्यादा हो गया है, सोडियम भी बढ़ रहा है बट फ्लूइड ज्यादा बढ़ गया है, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। सोडियम ज्यादा है, फ्लूइड कम है, तो वो सोडियम ज्यादा पानी को खींचेगा, सो दोनों इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक द सोडियम लेवल। अगर हम पोटेशियम निकालने के लिए लूप डायोरेटिक्स दे रहे हैं तो सोडियम भी हमें चेक करना होगा, बिकॉज हम एक्स्ट्रा फ्लूइड तो दे नहीं पाएंगे, सो वी हैव टू चेक। कैन वी गिव पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स टू दिस पेशेंट? नो। नो, वी कैन नॉट गिव, बिकॉज वो सिर्फ सोडियम एक्सक्रीट करेगा, पोटेशियम को रिटेन करता है। ओके, ओके। To reduce the potassium, one important treatment that we can do, that is dextrose and insulin. Why we have to give both these medications combined? You have given the answer. Online students will speak. क्यों देना होता है आई इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज? उससे एक तो दो फायदे हैं, एसिडोसिस भी ठीक हो सकता है। लाइक इन एसिडोटिक कंडीशन अगर हम ये करेंगे तो वो भी थोड़ा चेंज होगा, फिर एक्स्ट्रा हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे तो उससे भी वो ठीक हो जाएगा। बट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? व्हाई वी हैव टू गिव बोथ टुगेदर? इंसुलिन भी और दे रहे हैं, ग्लूकोज भी दे रहे हैं, क्यों? ઇન્સ્યુલિન જે છે એ આપણે આપીશું તો પોટેશિયમ જે છે એક્સેસ એ બ્લડ સ્ટ્રીમમાંથી સેલ્સમાં જશે અને ઇન્સ્યુલિન એકલું આપણે આપીશું આ ટ્રીટમેન્ટમાં તો લો શુગર થવાના ચાન્સીસ છે, લો ગ્લુકોઝ થવાના, હાઇપોગ્લાયસેમિયા થશે, એના લીધે બંને કમ્બાઈન આપી। हाँ, तो इंसुलिन का काम सिर्फ ग्लूकोज को ब्लड में से सेल्स में ले जाने का नहीं है, इट ऑल्सो कैरीज पोटेशियम टू द सेल्स। सो दोनों काम करता है। सो इंसुलिन हमने दिया तो पोटेशियम तो जाएगा सेल्स के अंदर, बट ग्लूकोज भी चला जाएगा उसके साथ साथ, तो फिर पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो। इसीलिए हम डेक्सट्रोज एंड इंसुलिन दोनों देते हैं। देन कार्डियक इरिटेबिलिटी हो गई तो उसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, ड्यू टू पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया था इसकी वजह से। सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे तो एसिडोसिस ठीक हो जाएगा, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे पोटेशियम भी ठीक हो जाएगा, एंड वो हम पोटेशियम अंदर भेजेंगे तो भी एसिडोसिस थोड़ा थोड़ा रिकवर हो जाएगा। देन लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन अवॉइड करना है, एंड लास्ट में वी आर डूइंग एवरीथिंग बट कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो पेशेंट को डायलिसिस, इमरजेंसी डायलिसिस। कोई पेशेंट है जिसको किडनी डिजीज नहीं है बट फैटली पोटेशियम बढ़ गया है, तो भी हम डायलिसिस करके वो एक्स्ट्रा पोटेशियम निकाल दे सकते हैं, सो पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस करेंगे। हाइपरमैग्नीशियमिया, व्हाट यू विल डू फॉर हाइपरमैग्नीशियमिया? क्यों होता है हाइपरमैग्नीशियमिया? किडनीज उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, इसीलिए बढ़ रहा है। सो हाइपरमैग्नीशियमिया के लिए हम क्या करेंगे? यस। हम्म, हम्म, मैग्नीशियम को कम करने के लिए क्या करें? हाँ, बट कम कैसे करोगे? मॉनिटरिंग करने से कम तो होगा नहीं। यस, एंड व्हाट अबाउट फूड? Online students, tell me, Shanu, what you will do in hypermagnesemia? ये इंटरवेंशन याद रखो, जरूरी नहीं है आपको कोई कंडीशन दे दी है, पेशेंट को हाइपरमैग्नीशियमिया है, इट इज नॉट लिंक्ड विद चलो किडनी डिजीज, ऐसे ही पेशेंट को हाइपरमैग्नीशियमिया, तो ये ट्रीटमेंट भी आप वहां पर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नीशियम है, वो भी कैल्शियम के जैसे ही मसल्स और उसको अफेक्ट करता है, सो सेम लाइक कैल्शियम इफेक्ट्स होंगे, बट उतने सीवियर नहीं होंगे कैल्शियम जितने, बट होंगे तो वैसे ही। सो हमें वो मॉनिटरिंग करना है। हाइपर मैग्नीशियमिया है तो मसल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, सो सब कुछ रिड्यूस की तरफ होगा, ब्रेडिकार्डिया, वाइजोडाइलेशन, ड्राउजीनेस, लेथार्जी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स फिनिश हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे,
स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन भी वीक हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, मतलब सब कुछ लो साइड हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने सब मॉनिटर कर दिया। अब उसको कम भी तो करना है, सो कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। मेन हम याद रखते हैं कि सोडियम पोटेशियम एक्सक्रीट करता है, बट दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूप डायूरेटिक्स एक्सक्रीट कर सकता है, तो उससे कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी कि मैग्नीशियम एक्सक्रीट हो जाएगा। पेशेंट को बोलना है कि लो मैग्नीशियम वाला डाइट ले, इन शॉर्ट जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा है वो फूड अवॉइड करे, जिसमें मैग्नीशियम कम है ऐसा फूड ले। अब हार्ट इरिटेट तो हो ही गया है ऑलरेडी हाइपरमैग्नीशियमिया की वजह से, एंड किडनी वाले पर्सन को हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, सो हम कैल्शियम रिच फूड, कैल्शियम ग्लूकोनेट ऐसा कुछ दे सकते हैं, सो एटलीस्ट हार्ट स्टेबिलाईज हो सके। एंड ऐसे एंटासिड्स नहीं लेने हैं। पेशेंट एंटासिड्स ले रहा होगा ड्यू टू दैट अल्सर फॉर्मेशन, बिकॉज अल्सर के ऊपर अगर एंटासिड लेगा तो एसिड वीक हो जाएगा, तो ब्लीडिंग ना हो, तो ऑलरेडी वो ले रहा होगा शायद। सो पेशेंट को बोलना है कि ये मेडिसिन अभी अवॉइड करें, ऐसे एंटासिड जिसके अंदर मैग्नीशियम है, ऐसे लैक्सेटिव जिसके अंदर मैग्नीशियम है, ऐसा एनिमा जिसके अंदर मैग्नीशियम है, वो अवॉइड करना होगा। ओके। देन हाइपरफॉस्फेटेमिया क्यों होता है? क्यों? नो, वो उसका रीजन है। जैसे फास्फोरस लेवल बढ़ेगा कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगा। कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो रहा है इसलिए फास्फोरस नहीं बढ़। फॉस्फोरस लेवल क्यों बढ़ रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ किडनी कैन नॉट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा फॉस्फोरस, इसीलिए फॉस्फोरस लेवल बढ़ा। फॉस्फोरस लेवल बढ़ेगा तो उसका जो एनीमी है वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों साथ नहीं रह सकते, एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अगर फॉस्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा। कैल्शियम कम होगा तो हमारे ब्लड में इनफ कैल्शियम तो होना चाहिए। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम? ओल्ड स्टूडेंट्स, चलो यू शुड नो दिस। न्यू स्टूडेंट्स को चलो अभी याद नहीं है, आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम? चलो बोलो। 8 to 10. नो, नॉट 8। ओपन चैप्टर नंबर विच आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर ओपन करके नॉर्मल वैल्यू देखो कैल्शियम की। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू? सॉरी, यस 9 to 10.5, नॉट 8। सो रिमेम्बर दिस, 9 to 10.5। सो हमें उतना बॉडी, हमारी बॉडी उसको कंपेंसेट करने के लिए उतना मेंटेन करने का ट्राई करती ही रहेगी। सो वो क्या करेगी, बॉडी पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करेगी। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है? कैल्शियम को बढ़ाना, बट वो बढ़ाता कैसे है? बोन्स में से निकाल कर। सो जितना पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा उतना बोन मिनरलाइजेशन भी ज्यादा होगा। वो बैलेंस करने का ट्राई करता ही रहेगा, बट उतना बैलेंस हो नहीं पा रहा है। डेली वो कैल्शियम को निकल रहा है बोन्स में से, बट वो नॉर्मल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। वो कम नहीं होने दे रहा है सीवियरली, बट वो बढ़ा भी नहीं पा रहा है कि 9 to 10 में आ जाए, बट ये प्रोसेस चालू रहेगी। सो हमारी मेन ट्रीटमेंट क्या है? हमें फास्फोरस को कम करना है। कैसे करोगे आप कम फास्फोरस को? ओके, देन हम्म, एंड हम्म। सो हमें फास्फोरस कम करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स देने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फेट बाइंडर्स फॉस्फेट को बाइंड करके बॉडी में से निकाल देंगे। फॉस्फेट बाइंडर जस्ट लाइक आयन, इट इज कॉन्स्टिपेटिंग, सो हमें स्टूल सॉफ्टनर भी देना पड़ेगा। एंड हम पेशेंट को बोलेंगे लो फॉस्फोरस डाइट लो, या तो फॉस्फोरस रिच डाइट है उसको avoid। फिर हम कैल्शियम भी इंक्रीज करेंगे तो भी फॉस्फोरस कम हो जाएगा। हमें कैल्शियम ऐसे भी इंक्रीज करना ही होता है ये पेशेंट में। सो हम कैल्शियम रिच डाइट या कैल्शियम देंगे तो अल्टीमेटली फॉस्फोरस भी डाउन हो जाएगा, बिकॉज दोनों साथ में नहीं रह सकते। हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन क्यों होता है?
किडनी का काम है बीपी को मेंटेन करना, होमियोस्टेसिस मेंटेन करना। किडनी फेल हो गई है तो बीपी मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो हमें मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, बीपी कितना है, और हमें पेशेंट को बोलना है सोडियम एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करे, बिकॉज वो दोनों की वजह से बीपी बढ़ सकता है। एंड मेन ट्रीटमेंट बीपी के लिए एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। हाइपरवोलेमिया क्यों होता है? किडनी खराब है, यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, सो हाइपरवोलेमिया हो गया। हाइपरवोलेमिया की वजह से बीपी भी एलिवेट हो सकता है, वेट भी बढ़ सकता है। सो हमें बीपी भी चेक करना होगा, इनटेक आउटपुट चेक करना होगा, डेली वेट चेक करना होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है इट इंडिकेट्स फ्लूइड रिटेंशन। एडिमा के लिए भी चेक करेंगे, एडिमा होगा पेशेंट को। इलेक्ट्रोलाइट सारे लेवल चेक करना है, बिकॉज डाइल्यूशनल सब हाइपो हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, हमें पता है हाइपर मैग्नीशियमिया हो रहा है, वो सब हो रहा है, बट फ्लूइड ज्यादा हो गया तो दो इट इज हाइपर, वो डाइल्यूट हो जाएगा, राइट। सो हमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल चेक करने होंगे। हाइपरटेंशन के लिए मॉनिटर करना होगा, बिकॉज हाइपरवोलेमिया की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरवोलेमिया हो गया है, ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स हमें चेक करने होंगे। एंड हाइपरवोलेमिया को कम करने के लिए दो ही मेन ट्रीटमेंट है, डायूरेटिक्स दे दो एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर दो, सोडियम रेस्ट्रिक्ट कर दो। सो वॉल्यूम कंट्रोल में आ जाएगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं देना है, डायूरेटिक्स देना है, लो सोडियम का डाइट देना है। एंड पेशेंट को बोलना है कोई भी ओटीसी मेडिकेशन ना ले। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है किडनी डिजीज में? ओके, एक वो रीजन है। दूसरा, यस, सो एक तो फॉस्फोरस लेवल बढ़ रहा है, किडनी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है। दूसरा कि किडनीज आर नॉट कैपेबल इनफ ऑफ एक्टिवेटिंग विटामिन डी सिंथेसिस, वो नहीं हो पा रहा है। विदाउट विटामिन डी कैल्शियम कितना भी ले ले पेशेंट, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। सो हमें क्या करना है, कैल्शियम को इंक्रीज करना है। पेशेंट को पहले मॉनिटरिंग करेंगे कैल्शियम। इसमें आप हार्ट की एक्टिविटी भी मॉनिटर कर सकते हो, बिकॉज डायरेक्टली मसल एक्टिवेट हो रहा है। सो हाइपर मैग्नेसीमिया में जो हमने देखा था, वैसे ही हाइपोकैल्सीमिया में भी हमें हार्ट एक्टिविटी, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कैसे हो जाएंगे इसमें? whenever there is hypocalcemia, deep tendon reflexes, मसल एक्टिविटी कैसे हो जाती है? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट को टिटेनी भी हो सकता है, राइट। सो ये सारे उसके सिम्टम्स हम वो भी मॉनिटरिंग करेंगे, दैट कुड बी एन इंटरवेंशन, सब मॉनिटर करना पड़ता है। एंड अल्टीमेटली हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए हम पहले तो पेशेंट को बोलेंगे कैल्शियम रिच फूड लो। सिर्फ कैल्शियम रिच से तो बात बनेगी नहीं, हमें एक्टिवेटेड विटामिन डी देना पड़ेगा, बिकॉज एक्टिवेट भी नहीं हो रहा है नॉर्मल। सो हमें एक्टिवेटेड विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे, कैल्शियम रिच डाइट ले सकता है पेशेंट, या तो डायरेक्ट आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट भी आप दे सकते हो अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो। फिर हमने देखा हाइपोवोलेमिया, समटाइम्स किडनी डिजीज में हाइपर या हाइपो कोई भी हो सकता है, सबको सेम नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे किडनी पेशेंट को हाइपरवोलेमिया ही होगा या सारे को हाइपो, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। सो हाइपोवोलेमिया किडनी में क्यों होता है? किडनीज कुछ भी फिल्टर नहीं कर रही है, जैसे ही ब्लड में से फ्लूइड आ रहा है सब का सब बाहर ही भेज रही है। नथिंग इज स्टोरिंग, किडनीज आर स्टोरिंग नॉट एनीथिंग, लाइक कुछ भी स्टोर नहीं कर रही है। सो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया होगा सो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ही कम है, सो हाइपोटेंशन हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हार्ट रेट बढ़ जाएगी कि टिश्यू परफ्यूजन अच्छे से हो। सो हमें पेशेंट का इंटेक आउटपुट चेक करना है, वेट चेक करना है। हाइपोवोलेमिया में वेट कम होता जाएगा पेशेंट का, राइट। पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू फॉर हाइपोवोलेमिया, दो ही चीज कर सकते हैं, फ्लूइड दो, सोडियम दो, ठीक हो जाएगा। वैल्यूज चेक करनी है, बिकॉज पॉसिबिलिटीज है, हाइपर में डाइल्यूशनल सब कम हो जाता था, इसमें एक्सक्रीट होके कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। सो सारे इलेक्ट्रोलाइट चेक करने हैं जो भी पेशेंट को है। सो इट इज लाइक हम ऐसा लाइक मगअप नहीं कर सकते कि हाइपर मैग्नेसीमिया ही होता है। पेशेंट को डाइल्यूशनल हाइपोमैग्नेसीमिया भी हो सकता है, या एक्सक्रीशन ज्यादा हो गया तो भी हाइपोमैग्नेसीमिया हो सकता है। सो आप जो पढ़ रहे हो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि दिस इज कॉमन थिंग, ये होता ही है, बट सब पेशेंट के सिम्टम्स अलग अलग होंगे। जैसे उसकी बॉडी, जैसे उसकी किडनी फंक्शन कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट वो अलग अलग होगा। सो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जब उसमें क्या लिखा है पेशेंट को हाइपो है या हाइपर है,
उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करनी होगी। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किडनी डिजीज है तो हाइपो क्यों हो रहा है, हमने तो हाइपर ही पढ़ा था। बट इट डिपेंड्स कि पेशेंट को क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी। सो वी हैव टू मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो भी वैल्यू कम है उसको रिप्लेस करेंगे, ज्यादा है तो उसको रिमूव करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट नीड हमें ये इंटरवेंशन लेनी है। इन्फेक्शन वो भी कॉमन है किडनी डिजीज में, क्यों? बिकॉज किडनी डिजीज है ड्यू टू प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन। अब इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो गई है, काम नहीं कर रही, उसने गिव अप कर दिया। डायलिसिस कर रहा है पेशेंट का रेगुलरली, सो डायलिसिस साइट की मदद से भी, वहां से भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो पहले तो पेशेंट के, इन शॉर्ट इन्फेक्शन है किडनी डिजीज वाले पेशेंट को न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस में हम रखेंगे। उतना सीवियर लाइक HIV एड्स जितना करने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी कैथेटर करते हैं तो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, उसकी केयर कर रहे हैं तो भी एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक्स देना है, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स नेफ्रोटॉक्सिक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये किडनीज पर कितनी असर है। डेली उसका किडनी फंक्शन टेस्ट करते रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी वेरिएट हो रहा है, पहले उसका इतना रहता था, तो नो डाउट इट वाज डैमेज ऑलरेडी, बट वो और ज्यादा डैमेज हो रहा है, उसका मतलब अब हमें ये एंटीबायोटिक स्टॉप करके दूसरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो वो हमें नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट्स रेगुलरली मॉनिटर करने पड़ेंगे। सो सारे न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन आप यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है किडनी डिजीज में? क्यों एक्सक्रीट नहीं हो रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ, किडनीज कैसे बैलेंस करती है? सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करके, वो एक तो कर नहीं पा रही है, हाइड्रोजन आयन नहीं निकल रहा है, सो अल्टीमेटली उसकी वजह से एसिडोसिस हो गया। एसिडोसिस को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर से देंगे। आपने देखा होगा कोई पेशेंट, किडनी डिसऑर्डर वाला पेशेंट रेगुलरली सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट ले रहा है, उसका कॉमन जो मैंने फॉर्म देखा है सोबोसिस, ऐसा टैबलेट पर लिखा होता है। सोबोसिस दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, वो पेशेंट लेते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो लाइक जस्ट लाइक सीओपीडी, सीओपीडी में, सीओपीडी वाले पेशेंट में नॉर्मल SpO2 इज मोर देन 85। 95 तक तो नहीं जाएगा, बट 85 से ऊपर है देन इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। जस्ट लाइक दैट, जो भी CKD वाले पेशेंट है उसका बाइकार्बोनेट लेवल, उनकी बॉडी लो बाइकार्बोनेट लेवल पर भी एडजस्ट कर लेती है। सो उनका बाइकार्बोनेट लेवल जरूरी नहीं है 22 to 28 होगा, इट वुड बी लेस देन 22, बट उसमें उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, बॉडी के लिए उतना एसिडिक एनवायरमेंट अभी नॉर्मल हो गया है। तो उसको कोई भी इल सिम्टम्स कुछ भी नहीं होगा, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर दैट पेशेंट। हाँ, बट सीवियरली लो हो जाता है तब पेशेंट को एसिडोसिस के सिम्टम्स दिखेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के सिम्टम्स दिखेंगे। सो ये चीज याद रखना। मसल क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प क्यों होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमने देखा हाइपोकैल्सीमिया होगा तो हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी मसल्स की, सो मसल्स क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा ऐसे स्पाज्म होगा, सो मसल क्रैम्प्स आएंगे स्पाज्म की वजह से, तो एक वो रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है यूरेनिया। यूरेनिया अक्यूमुलेट सब जगह पर होता है बॉडी में, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, इंटेस्टाइन, जी सिस्टम, सब जगह पर अक्यूमुलेट होगा। सो पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर अक्यूमुलेट होके उसको भी डैमेज करना स्टार्ट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू फॉर मसल क्रैम्प्स, पहले तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे। हाइपोकैल्सीमिया अगर हम ठीक कर देंगे तो मसल क्रैम्प्स कुछ कुछ रिलैक्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट कर दिया हमने चेक करके। एंड मसल रिलैक्सेंट्स भी दे सकते हैं कि जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाए, स्पाज्म बंद हो जाए, तो क्रैम्प भी बंद हो जाएगा। अदर थिंग्स व्हाट पेशेंट कैन डू दैट इज हीट एप्लीकेशन कर सकता है, मसाज कर सकता है। सो पेशेंट को थोड़ा अच्छा फील होगा, रिलीव होगा वो स्पाज्म। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्यों होते हैं किडनी डिजीज में? यस, सो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अक्यूमुलेट हो रहा है एक तो ज्यादा, एंड दूसरा कि फ्लूइड भी अक्यूमुलेट हो रहा है ज्यादा। दोनों की वजह से ब्रेन डैमेज हो रहा है, ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं। सो पेशेंट का सब कुछ लाइक अच्छा जो भी फंक्शन था, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन वाला, सब कुछ पुअर हो जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है ड्यू टू यूरेमिया, एक्सेस यूरेमिया की वजह से पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो सकती है।
सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, कॉन्शियसनेस भी कम होता जाएगा, धीरे धीरे पेशेंट कंफ्यूज ड्राउजी होता जाएगा। ये जो पेशेंट है किडनी डिजीज वाले, उनमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत ही कॉमन है। ड्यूरिंग डायलिसिस भी वो एक्सपीरियंस करते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। एंड पेशेंट की यस नर्व डैमेज होगी तो नर्व्स का फंक्शन सेंसरी एंड मोटर फंक्शन दोनों है। देयर आर सेंसरी नर्व्स एज वेल एज मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स डैमेज हो जाएगी तो पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसको इंजरी हो रही है, ना कुछ पेन होगा, कुछ सेंस ही नहीं होगा। सो पेशेंट को फ्रिक्वेंटली रेगुलरली उसके हाथ पैर सब एग्जामाइन करना है, इंजरी हुई है कि नहीं। वरना पेशेंट को तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर इंजरी हुई है। पेशेंट को हॉट वाटर बाथ भी बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, बिकॉज पेशेंट को पानी कितना भी गर्म होगा उसको सेंस ही नहीं होगा, बट स्किन तो जल सकती है ना। सो ये सब पेशेंट को ध्यान रखना है, सेंसेशन ऑल्टर हो गया होगा तो ये सब ध्यान रखना है। फिर हमने देखा ऑक्यूलर इरिटेशन। ऑक्यूलर इरिटेशन क्यों होता है? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, तो बॉडी ऑलरेडी हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोफॉस्फेटेमिया है। सो हमारी बॉडी वॉश ऑफ करके बढ़ाने का ट्राई कर रही है। सो पॉसिबिलिटीज है कि वो कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है कंजक्टिवा पर। कंजक्टिवा पर कैल्शियम डिपॉजिट होगा, बॉडी में कम है बट यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। सो डिपोजिशन की वजह से बर्निंग सेंसेशन होगा, वाटरी आइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें मेडिकेशंस क्या देनी है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को बैलेंस करने की, जो इम्बैलेंस हुआ है दोनों के बीच में उसको कंट्रोल करना है। आईज में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए हम ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दे सकते हैं। एंड पेशेंट को आईज में प्रॉब्लम होगा तो देखने में अच्छे से दिखेगा नहीं, सो शायद इंजरी हो सकती है, गिर सकता है पेशेंट। सो इंजरी का ध्यान रखेंगे हम। देन पोटेंशियल फॉर इंजरी। जो किडनी डिजीज वाले हैं उनको इंजरी का रिस्क ज्यादा है, क्यों? एक तो ऑलरेडी कैल्शियम कम है, थोड़ा भी गिर जाएगा पेशेंट तो उसका बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। बोन फ्रैक्चर होने के बाद अगर टिश्यू इंजरी हुई तो इंजरी में से और सेल्स सेल्स जब सेल्स डैमेज होता है तो सेल के अंदर का पोटेशियम बाहर निकल जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। सो हाइपरकैलेमिया और हो जाएगा। सो हमें इन शॉर्ट इतना ध्यान रखना है कि पेशेंट गिरे नहीं, पेशेंट को इंजरी ना हो। सो सेफ एनवायरनमेंट देंगे। फॉल रिस्क प्रिवेंशन इसमें हम ले सकते हैं कि पेशेंट के रूम में अननेसेसरी ड्रग्स एंड ऐसा सब कुछ नहीं रखेंगे। असिस्टेंस, अगर उसको चलने में दिक्कत है तो स्टिक केन ऐसा कुछ लेकर चलवाएंगे उसको। बेड की साइड रेल्स अप रखनी है बट अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी, बिकॉज साइड रेल्स अप करना दैट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रेंट, वो रिस्ट्रेंट कहलाया जाता है। सो अननेसेसरली नहीं करना है बट हम ध्यान रख सकते हैं। बेड अलार्म रख सकते हैं, जैसे ही पेशेंट पैर नीचे करेगा बेड अलार्म बज जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट इज ट्राइंग टू गेटिंग अप फ्रॉम द बेड। सो हम इमीडिएटली उसकी हेल्प के लिए जा सकते हैं। इन शॉर्ट उसको गिरने नहीं देना है। सो ये सब इसमें भी इंटरवेंशन ले सकते हैं। फिर हमने देखा प्रूरिटस। प्रूरिटस क्यों होता है किडनी डिजीज में? हाँ, बट फिर क्या होगा, वो वहां पर ही जम सकते हैं, फ्रॉस्ट हो सकता है। सो व्हेन किडनी कैन नॉट एक्सक्रीट द एक्स्ट्रा वेस्ट, हमारी बॉडी कुछ भी करके ट्राई तो कर रही है, नो डाउट वो नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं बट वो ट्राई तो करेंगे अपना बेस्ट देने का। सो स्वेट ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, स्वेट में से ही यूरिक एसिड और एक्सेसिव जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो निकालने का ट्राई कर रही है। जैसे ही वो नाइट्रोजिनस वेस्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगा, स्किन इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, रैशेस सब कुछ डेवलप होगा। एंड जैसे जैसे वो स्वेट सूख जाएगा, स्वेटिंग होता है स्वेट सूख जाता है, नॉर्मली वो वाटरी होता है बट इसमें वो पेशेंट में सूख जाएगा तो ऊपर एक व्हाइट कलर की ऐसे कास्ट बन जाएगी हाथ पैर फेस पर। अगर आपने देखा होगा कोई सीवियर किडनी डिजीज वाला पेशेंट तो आफ्टर स्वेटिंग वो पूरा व्हाइट व्हाइट ऐसे लाइक पाउडर लगाकर वो जम गया हो ऐसा दिखता है, लिटरली वी कैन सी दिस। सो वो पूरा फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज यूरेमिक फ्रॉस्ट वो होता है उनमें। और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रूरिटस एंड ऐसा होगा। सो प्रूरिटस के लिए वी कैन ओनली डू एंटीहिस्टामाइन वाले और एंटीप्यूरिटिक लोशंस या मेडिसिन दे सकते हैं कि पेशेंट को अच्छा लगे। पेशेंट को बोलना है हार्श केमिकल्स कुछ भी यूज नहीं करना है, सोप भी नहीं, कुछ भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो तो भी वो हार्श केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए, वरना और ज्यादा इरिटेशन होगा। एंड नेल्स शॉर्ट रखने हैं कि ज्यादा स्क्रैच ना करे पेशेंट, वरना और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा वहां पर।
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कॉमन, नॉट इन किडनी डिजीज। कोई भी क्रोनिक डिजीज होगा, पर्सन साइकोलॉजिकली शैटर्ड हो ही जाता है बिकॉज ऑफ दिस क्रोनिक डिजीज। सो हमें वो कैसे हैंडल करना होता है, हमें पहले पेशेंट की बात सुननी है अच्छे से। वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। उसको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सिचुएशन से वो गुजर रहा है, प्रॉपरली सुनना है। पेशेंट को टाइम देना है कि वो अच्छे से लाइक मोन कर सके अपने किडनी फंक्शन के लॉस को, जो भी उसके साथ लॉस हुआ है। वी हैव टू आस्क द पेशेंट कि आप, हम जो भी अब डिस्कस करने वाले हैं आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। यू हैव टू डू मेनी चेंजेस इन योर लाइफ because of this condition. So do you want your family members to be a part of this discussion? अगर पेशेंट अलाउ करता है तो फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना है वो डिस्कशन में। पेशेंट को एजुकेशन देना है कि क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। वी नो देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट, डायलिसिस, जब तक ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो जाता। पेशेंट के डिसीजन की हमें चॉइस की रिस्पेक्ट करनी है। वी कैन नॉट फोर्स दैट यू हैव टू डू द डायलिसिस। पेशेंट ऐसा चाहता है कि आई डोंट वांट टू डू एनी ट्रीटमेंट, आई वांट टू जस्ट वेट फॉर माय डेथ। मैं एंड ऑफ लाइफ केयर ही करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक एनी ट्रीटमेंट। सो फिर हम वो भी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी जो भी इच्छा है, जो भी मर्जी है, वो हम रिस्पेक्ट करेंगे। एंड पेशेंट की चॉइस को हमें सपोर्ट करना है, दैट्स इट। एंड क्लाइंट को इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। देर आर वेरियस सपोर्ट ग्रुप्स, जो ऐसे कर डिजीज कंडीशन वाले पेशेंट का एक ग्रुप है जहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, लाइक यू कैन मीट दैट पर्सन। सो ये सब आप इंफॉर्मेशन भी उनको दे सकते हो। जिसको सीकेडी होता है, ऐसे पेशेंट का वो एडवांस डायरेक्टिव और वो सब भी साइन किया होगा। सो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट एडवांस डायरेक्टिव वाला डेथ हो जाता है, वी हैव स्टडीड इन प्रायोरिटाइजेशन। सो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। ओके, फिर हमने उसके बाद देखा था यूरेमिक सिंड्रोम। व्हाट इज यूरेमिक सिंड्रोम? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूरेमिक सिंड्रोम? किडनी इनेबिलिटी से फिल्टर આઉટ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ કરવાની તો એના લીધે નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જે એક્યુમ્યુલેટ થશે અને એના સિવિયર સિમ્ટમ્સ દેખાશે અને યુરેમિક સિન્ડ્રોમ. Yes. When kidneys cannot excrete the waste product, so excess nitrogenous waste blood में ही accumulate होगा, and due to that group of symptoms हमें देखने को मिल सकते हैं severe symptoms, उसको हम बोलते हैं यूरेमिक सिंड्रोम। so symptoms क्या होंगे? there will be oliguria, यूरिन के अंदर प्रोटीन, आरबीसी, कास्ट सब प्रेजेंट होगा। ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सेस हो जाएंगे। हाइपर हो सकता है या हाइपोटेंशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वॉल्यूम। देन ऑल्ट्रेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जितना यूरिक एसिड ज्यादा उतना कॉन्शियसनेस कम होगी, तो वो भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। स्टोमेटाइटिस हो सकता है, नोजिया या वॉमिटिंग होगा, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ भी हो सकता है। इंटरवेंशन क्या करेंगे? वी नो कि एक्सेस अक्यूमुलेशन हुआ है यूरिया का, सो वी आर गिविंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हम बहुत सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको डायूरेटिक्स दे रहे हैं कि जितना किडनी फंक्शन है वो निकल सकता है। हाँ, अगर पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है तो डायूरेटिक्स दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को हाइपोवोलेमिया ही होगा। हाइपोवोलेमिया है तो कैन बी गिव डायूरेटिक्स। एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, can we give diuretics in if a person is having hypovolemia as a main symptom? Hypo, not hyper. No. No, we cannot give it because already excess fluid निकल रहा है। So depending on the treatment, जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, सो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हम एलिमिनेट कर पाएंगे। सो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है। ध्यान रखना है, हाइपरटेंशन है, टेकिकार्डिया है, हार्ट रेट लाइक इम्बैलेंस है, डिस्ट्रीबियंस है या नहीं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स कैसे है वो मॉनिटर करेंगे, इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, ओलिग्यूरिया है कि नहीं, वेट मैनेजमेंट, वेट चेक करेंगे। हाई, हाँ, प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्टेड होता है, कम प्रोटीन ले सकता है पेशेंट, बट जो भी प्रोटीन लेगा वो अच्छी क्वालिटी का लेगा, हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट देना है। सोडियम, नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, प्रोटीन कंटेनिंग हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, फॉस्फोरस डाइट भी लिमिट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। एंड
पेशेंट की जो बॉडी, जो यूरेमिक सिंड्रोम की वजह से जो बॉडी में चेंजेस हो रहा है उसको भी पेशेंट को कोप करने में हम हेल्प करेंगे। फिर हमने देखा था हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब ओके, सो हीमोडायलिसिस मीन्स द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो किडनीज का काम है ब्लड को फिल्टर करके प्योरीफाई करना, वो काम हम बाहर से एक मशीन से करवाएंगे। इंटरमिटेंटली किया जाता है, नॉट डेली। कुछ लाइक वीक, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक हम इंटरमिटेंटली ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। सो उसमें ऐसे दो मेम्ब्रेन होती है जिस मशीन के अंदर। सो जैसे ही ब्लड पास होगा, सारा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से वो फिल्टर आउट हो जाएगा। डायलिसिस का फंक्शन क्या है? एक तो वो बॉडी के अंदर का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे ही प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है उसमें से यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलते हैं। सो वो भी निकालने का काम ये डायलिसिस मशीन कर सकती है। जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी में, अगर हाइपोवोलेमिया है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड भी निकालने का काम किडनी करेगी। बफर सिस्टम भी, डायलिसिस मशीन का जो हम डायसिलेट यूज करते हैं उसमें बफर्स ऐड होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस ऐड होता है। सो वो भी ब्लड के अंदर ऐड करके दे सकती है हमें। एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो भी है इम्बेलेंस, एक्सेस है तो वो मशीन खींच लेगी, कम है तो मशीन देगी। सो वो भी मैनेज करने में हीमोडायलिसिस हेल्प करता है। फिर हमने देखा था हीमोडायलिसिस कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। सो हीमोडायलिसिस की जो मशीन की मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलोफेन से बनी हुई है। और वो भी पोरस है, मतलब बहुत छोटे छोटे थीन पोर्स होंगे, उसमें से सिर्फ कुछ छोटे पार्टिकल्स ही निकल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। लार्ज प्रोटीन्स है, ब्लड सेल्स है, देन बैक्टीरियाज है, वो अंदर बाहर नहीं कर पाएंगे बिकॉज पोर्स बहुत छोटे होते हैं। सो जैसे ही वो ब्लड मशीन से गुजरेगा, डायलाइजर से गुजरेगा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मदद से वो प्योरीफाई होता रहेगा। ऑस्मोसिस मतलब फ्लूइड मूव होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंड लोअर डिफ्यूजन, टू यस, सो ऑस्मोसिस में फ्लूइड मूव होगा लो टू हाई। डिफ्यूजन में क्या मूव होगा? फ्रॉम, पार्टिकल्स हायर टू लोअर। यस, सो जो पार्टिकल्स है वो मूव होते हैं। एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फ्लूइड मूवमेंट होती है बट नॉट विद द हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा नहीं है। प्रेशर ग्रेडियंट के, जहां प्रेशर ज्यादा, अगर ये आपके पास दो लाइक चीजें हैं, आपने एक प्रेशर ज्यादा कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशर की मदद से दूसरी साइड मूव हो जाता है। सो दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डबल फिल्ट्रेशन होगा। डायसिलेट बात, डायलिसिस मशीन में हम डायसिलेट यूज करते हैं। एक वाइट अंदर ऐसे होता है सॉल्यूशन, सो उसको हम डायसिलेट बोलते हैं। डायसिलेट में पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डायसिलेट शुड नॉट बी स्टराइल, लाइक स्टराइल होने की, स्टराइल है तो वेल एंड गुड, बट स्टराइल होने की जरूरत नहीं है उसको। क्यों? बिकॉज देर इज नो चांस कि उसके अंदर बैक्टीरिया एंड वायरस जा सकते हैं। सो क्लीन भी है तो भी चलेगा, देर इज नो रिक्वायरमेंट कि वो स्टराइल ही होना चाहिए। हाँ, बट क्लीन है, बट जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी एक अच्छी स्टैंडर्ड स्पेसिफिक क्वालिटी मीट होनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि अंदर पानी अच्छा ना हो, लाइक क्वालिटी अच्छी ना हो, ऐसा नहीं। एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं, वो तो एक्चुअली मीट होने चाहिए। फिर हमने इंटरवेंशंस देखी थी। यस, जब भी पेशेंट को हीमोडायलिसिस चल रहा होता है, सो बीइंग अ नर्स, व्हाट इंटरवेंशंस वी हैव टू डू, इतना याद रखना है। डायलिसिस के दरमियान जो भी इंटरवेंशंस करते हो, मेजरली 2 या 3 बार तो करनी पड़ेगी। कुछ इंटरवेंशंस बिफोर एंड आफ्टर करनी है, कुछ इंटरवेंशंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ऐसे 3 बार करनी है। सो पहले तो वाइटल साइंस हमें खास चेक करना होगा बिफोर डायलिसिस, डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले। ड्यूरिंग डायलिसिस भी वाइटल्स चेक करते रहना है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो इन बिटवीन ही हमें पता चल जाएगा। एंड आफ्टर डायलिसिस भी हमें वाइटल साइंस चेक करने हैं। यस, आफ्टर डायलिसिस पेशेंट का टेम्परेचर स्लाइटली एलिवेट हुआ है, सो दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? इट इज एक्सपेक्टेड Um, और अनएक्सपेक्टेड? कंप्लीटली नॉर्मल, expected. एक्सपेक्टेड है, यस। बट ज्यादा एलिवेट हो गया, इट इंडिकेट्स इन्फेक्शन हो गया है कुछ। बट
थोड़ा एलिवेट तो होगा ही, बिकॉज वो जो मशीन है वो थोड़ा वार्म करके ब्लड को भेजती है। देन लैब वैल्यूज चेक करना है। आइडियली इन इंडिया प्रैक्टिकली वी कैन डू ओनली बिफोर एंड आफ्टर, ड्यूरिंग हम नहीं कर पाएंगे। सो BUN, क्रिएटिनिन, इन शॉर्ट सारे लैब वैल्यूज, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब हम चेक कर सकते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। पेशेंट का फ्लूइड फ्लूइड स्टेटस चेक करना है बिफोर एंड आफ्टर, बिकॉज आइडियली हाइपरवोलेमिया वाला था, हमने फ्लूइड अंदर भेजा तो ऐसा हुआ कि ज्यादा निकल गया, सो हाइपोवोलेमिया हो सकता है। सो ये फ्लूइड स्टेटस शॉर्ट चेक करना है। फ्लूइड स्टेटस कैसे चेक करोगे? बिफोर एंड आफ्टर वेट चेक करके, वेट चेक करने से हमें पता चल जाएगा। ओके, अब पेशेंट का यूरिन आउटपुट हम चेक करेंगे। आफ्टर डायलिसिस पेशेंट का यूरिन आउटपुट है 28 ml/hour। सो इज दिस नॉर्मल और एबनॉर्मल? Normal. बाय आफ्टर डायलिसिस किडनी यूरिन कैसे बनाती है? बाय प्योरीफाइंग द ब्लड, राइट? सो वो वेस्ट ही बाहर निकलती है। हमने ऑलरेडी प्योरीफाई कर लिया है मशीन से, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पेशेंट विल एक्सपीरियंस एन्यूरिया और ओलिग्यूरिया, सो कंप्लीटली नॉर्मल है। सो 30 अगर है तो 30 ml से कम है तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, बट एक दो दिन बाद भी ऐसा है, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज अभी डायलिसिस किया इसीलिए यूरिन नहीं है, फिर पेशेंट का दूसरा डायलिसिस 2 दिन बाद होगा तो तब तक तो यूरिनेशन होना चाहिए। सो ये चीज ध्यान रखनी है। देन जहां से हम डायलिसिस कर रहे हैं, मतलब जो भी फिस्टुला है उसकी पेटेंसी चेक करनी है, वो ब्लॉक तो नहीं है। सो बिफोर डायलिसिस करने से पहले भी उसकी पेटेंसी चेक की जाती है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर भी हम चेक करेंगे उसकी पेटेंसी। ब्लीडिंग के लिए खास मॉनिटर करना है। क्यों ब्लीडिंग का रिस्क है? वी आर नॉट गिविंग हेपेरिन टू द पेशेंट। पेशेंट को हिपेरिन दे ही नहीं रहे, ऑलरेडी GI ब्लीडिंग का उसको होगा, तो भाई वी आर गिविंग हिपेरिन टू द पेशेंट, और ब्लीडिंग क्यों बढ़ाना है? हम तो ऊपर से एस्पिरिन भी बंद कर देते हैं। वी आर नॉट गिविंग हिपेरिन टू द पेशेंट। बोलो, why there is a bleeding risk in a patient receiving dialysis? It is written there. Read the 6 point. So we are giving heparin to patient. वी नो कि ब्लड जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है वो क्लॉट हो जाता है, राइट? ये तो पूरा ब्लड, पेशेंट का ब्लड बाहर निकलेगा, वहां से फिल्टर आउट होके पेशेंट के अंदर जाएगा। सो वो ट्यूबिंग्स में क्लॉट हो सकता है, अगर वो क्लॉट वाला ब्लड पेशेंट को दे दिया तो एम्बोलिज्म हो जाएगा, राइट? सो टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन इन ट्यूबिंग, वो जो ट्यूब है उसके अंदर हिपेरिन ऐड किया होता है। लाइक आप एबीजी सैंपलिंग करते हो तो सीरिंज कैसे हिपेरिनाइज करके ये एबीजी सैंपल लेते हो, बिकॉज जैसे ही आप ब्लड बाहर निकालोगे सीरिंज में ही क्लॉट हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट कि वो क्लॉट हो जाए, तो वो सीरिंज हिपेरिनाइज्ड होती है। सो वैसे ही ट्यूब में हिपेरिन ऐड किया होता है। सो चांसेस है कि वो हिपेरिनाइज ब्लड फिर वो पेशेंट रिसीव करेगा बाद में। सो फिर पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। उतना ज्यादा हिपेरिन सीधा नहीं है, बट हिपेरिन कोटेड है तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। सो बेटर है कि हम मॉनिटर करें पेशेंट को ब्लीडिंग के लिए। देन हाइपोवोलेमिया हो सकता है, बिकॉज ज्यादा फ्लूइड निकल गया तो प्रॉब्लम। पेशेंट कैन ईट ड्यूरिंग डायलिसिस, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि डायलिसिस में वो खा पी नहीं सकता, पेशेंट कैन नॉर्मली ईट एंड ड्रिंक एवरीथिंग। देन पेशेंट के रिएक्शन कैसे है वो चेक करेंगे, डायलिसिस उसने कैसे लिया है, तो रिएक्शन चेक करना है उसका। एंड पेशेंट को जो डॉक्टर ने बोला है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला है, PHCP ने बोला है कि इतना खाना पीना बंद है, कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रिच फूड नहीं खाना है, ऐसा रेस्ट्रिक्शंस है। सो उसने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है कि हाँ रेस्ट्रिक्शन क्यों है, क्या व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस रेस्ट्रिक्शन, ये उसका अंडरस्टैंडिंग हमें असेस करना है। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाई व्हाई व्हाट इज द रेशनल? हाँ, हाँ, another point.
Yes, online students, what is this really important point? એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ છે, જે મેડિકેશન છે, બ્લડ પ્રેશરને અફેક્ટ કરે છે એ વિથહોલ્ડ કરવાની જ્યાં સુધી હિમોડાયાલિસિસની જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ પૂરી ન થઈ જાય, કારણ કે હાઇપોટેન્શન કરી શકે છે. અને મેડિકેશન કે જે સચ એઝ વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન્સ, એન્ટીબાયોટિક્સ અને ડિવોક્સિન પણ વિથહોલ્ડ કરવાની, કારણ કે રિમૂવ થઈ જાય છે ડાયાલિસિસ દ્વારા. तो ये रेशनल भी याद रखना है. जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे डायरेक्टली वो पूछेंगे. इट दे कैन ऑल्टर द क्वेश्चन, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि ये कुछ अवॉइड किया जाता है ये रीजन की वजह से, तो आपको कैसे भी वो तोड़ मरोड़ कर पूछे आपको आएगा. सो कॉन्सेप्ट रेशनल सब याद रखना है. ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम एक्सेस फॉर हीमोडायलिसिस देखेंगे कि हीमोडायलिसिस का कहाँ से हम एक्सेस करेंगे, रास्ता कहाँ से बनाएंगे कि हम ब्लड निकाल सकते हैं बॉडी में से. So let's take a short break of 10 minutes. Online students? Okay. So let's start with the access for hemodialysis. Now tell me, जब भी आपने देखे होंगे हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट, सो उनको मतलब कैसे हीमोडायलिसिस कहाँ से एक्सेस करते हैं? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी. किसी ने देखा होगा, एक दो तीन, कोई भी? कैसे एक्सेस किया जाता है, कहाँ से हम एक्सेस करते हैं डायलिसिस के लिए? किसी ने नहीं देखा डायलिसिस वाला पेशेंट ड्यूरिंग योर स्टडीज, ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट? आई एम आस्किंग समथिंग. यस और नो तो बोलो. જોયું છે. हाँ, सो कैसा, कहाँ से एक्सेस करते हैं? अगर देखा है तो पता होगा. देखा है तो जो भी देखा है आपने. મેઇનલી હાથમાં હોય છે. ओके, हाथ में देखा है, सो दैट इज फिस्टुला. सो आपने फिस्टुला वाला देखा है. उसके सिवाय कोई और देखा है एक्सेस? નો મેમ. ओके, सुना होगा, देखा होगा, बट पता नहीं होगा. टीएलसी डीएलसी ऐसा सुना है? ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर, डबल ल्यूमेन कैथेटर. Yes, ma'am. हाँ, सो दैट इज कैथेटर. फिस्टुला दैट इज परमानेंट. बट इमीडिएट पेशेंट को डायलिसिस करना है तो फिस्टुला जैसे ही करेंगे, इमीडिएट तो हम यूज नहीं कर पाएंगे. सो पेशेंट को टीएलसी डीएलसी करते हैं, सिंडेक में से करते हैं, फीमोरल से करते हैं. सो दिस आर द कॉमन साइट्स फॉर इंसर्टिंग अ कैथेटर. सो कैथेटर से हम करेंगे वो ट्रिपल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन ऐसा हो सकता है. सो एक कैथेटर है, एक फिस्टुला है. दो हो गया. एक एक्सटर्नल फिस्टुला भी है. सो मेनली तीन मेथड से हम डायलिसिस एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट ऑल थ्री मेथड. फर्स्ट मेथड है कैथेटर. मतलब किसकी बात हो रही है? टीएलसी और डीएलसी की बात हो रही है. सो सबक्लेवियन एंड फीमोरल कैथेटर्स. A subclavian vein or a femoral vein catheter may be inserted for short term and temporary using AKI. आपके पास पेशेंट आया, उसकी एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, वी हैव टू सडनली डू द डायलिसिस. अगर हमने डायलिसिस नहीं किया तो पेशेंट मर जाएगा, राइट? सडनली हमें डायलिसिस करना पड़ा. सो टेम्पररी इमीडिएटली हमें करना है तो हम वेन यूज करेंगे सबक्लेवियन, इधर फीमोरल, और उसमें टीएलसी ट्रिपल ह्यूमन कैथेटर या डबल ह्यूमन कैथेटर इंसर्ट करके हम डायलिसिस कर देते हैं. The catheter is used until a fistula or graft matures or develops, which is typically 6 weeks, or may be required when the client's fistula or graft access has failed because of infection or clotting. ये टीएलसी और डीएलसी इन शॉर्ट कैथेटर यूज कब किया जाता है? एक तो हमने देखा कि इमीडिएट पीरियड में, अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े टेम्पररी पीरियड के लिए, तब हम यूज करते हैं. दूसरा, पेशेंट को हमें, जब पेशेंट सीकेडी वाला है तो हमें पता है कि उसको रेगुलर डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, तो हमने फिस्टुला कर दिया है. बट फिस्टुला इमीडिएटली हम यूज नहीं कर सकते. जब तक वो हील नहीं हो जाता सर्जरी किया हुआ, तब तक हम यूज नहीं कर पाएंगे. सो तब तक हम ये कैथेटर यूज करेंगे. सो जब तक फिस्टुला किया हुआ हील नहीं हो जाता, आइडियली उसको 6 हफ्ते लगेंगे हील होने में. सो 6 हफ्ते तक क्या करेंगे? तो 6 हफ्ते तक फिर हम कैथेटर का यूज करेंगे. या तो पेशेंट का ऑलरेडी फिस्टुला था बट अचानक से फिस्टुला खराब हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है वहां पर, या क्लॉट होके ब्लॉक हो गया है, तो भी हम ये कैथेटर का यूज करेंगे. अब जब भी हम कैथेटर यूज करते हैं टीएलसी डीएलसी, तो इंटरवेंशन हमारे क्या, हमें क्या ध्यान में रखना है व्हेन वी आर यूजिंग दिस कैथेटर्स?
सो असेस द इंसर्शन साइट फॉर hematoma, ब्लीडिंग, कैथेटर डिसलॉजमेंट एंड इन्फेक्शन। जहां से इंसर्ट किया है, आइडियली फीमोरल तो मैंने बहुत कम देखा है, और हॉस्पिटल्स में इजी एक्सेस सबक्लेवियन ही करते हैं, यहाँ से इंसर्ट करते हैं। सो जो इंसर्शन साइट है वहां पर हीमाटोमा तो नहीं हो गया है, ब्लीडिंग तो नहीं है, कैथेटर डिस्लॉज जैसे बाहर तो नहीं निकल गया, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, वो हमें रेगुलरली चेक करना होगा। दिस कैथेटर्स आर ओनली टू बी यूज फॉर डायलिसिस ट्रीटमेंट एंड एक्सेस्ड बाय डायलिसिस पर्सनल। ओके, ये कैथेटर सिर्फ ये कैथेटर है वो सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस में यूज होता है ऐसा नहीं है। हमने देखा था पेरेंटल न्यूट्रिशन में देने वक्त भी वो ही कैथेटर यूज करते हैं। बट जब हमने ये डायलिसिस पर्पस के लिए यूज किया है तो फिर उसको डायलिसिस पर्पस के लिए यूज करेंगे। आपने देखा है सीवीपी लाइन, सेंट्रल वीनस लाइन, जो सीवीपी लाइन होती है आईसीयू में लेते हैं। सो वहां से पेरेंटल 3 ल्यूमेन डीएलसी वाला यूज करेंगे तो एक में से मेडिकेशन जाएगी, एक में से पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक में से आईवी फ्लूइड्स, ऐसे जाता है राइट आईसीयू में। बट वी हैव इंसर्टेड राइट नाउ, हमने टीएलसी या डीएलसी अभी डायलिसिस पर्पस के लिए इंसर्ट किया है तो फिर उसको डायलिसिस के लिए यूज करना है और किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करना होगा अब। ये डिपेंड करता है कि आपने किसके लिए यूज किया है। ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हो तो ठीक है, बट डायलिसिस के लिए आपने डाला है तो फिर वहीं से अगर पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया आपने, वो जो उसका टीएलसी था वो डायलिसिस के लिए डाला था तो फिर उसमें से मेडिकेशन आप नहीं डाल सकते राइट। उसको डायलिसिस पर्पस के लिए अगर यूज किया है तो उसके ही करना है, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं करनी है हमें, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं। एंड वो कैथेटर कौन ओपन क्लोज करेगा? सिर्फ डायलिसिस पर्सनल जो एक्सपर्ट है वो ही। मेंटेन एन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग ओवर द कैथेटर इंसर्शन साइट। आपने सीवीपी भी देखा होगा, डायलिसिस का भी देखा होगा, उसके ऊपर प्रॉपर एक ऑक्लूसिव ड्रेसिंग किया जाता है एंड उसको भी कवर करके रखते हैं ग्रीन क्लोथ में कि इन्फेक्शन ना हो। वो सब चीजें ध्यान रखनी होगी। ओके, अब अलग अलग कैथेटर की पोजीशन के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन है। इफ वी आर यूजिंग सबक्लेवियन वेन कैथेटर तो क्या ध्यान रखना है, इफ वी आर यूजिंग फीमोरल तो क्या ध्यान रखना है। पहले जो देखा वो जनरल इंटरवेंशन थी, सब में यूज करेंगे। सबक्लेवियन कैथेटर अगर यूज किया है तो क्या करना है, द कैथेटर इज यूजुअली फिल्ड विथ हिपेरिन एंड केप्ड टू मेंटेन द पेटेंसी बिटवीन डायलिसिस ट्रीटमेंट। हिपेरिन इज एस्पिरेटेड बिफोर द फ्रॉम द लाइन बिफोर डायलिसिस। ओके, आपने टीएलसी और उसका देखा होगा, नॉब वाला होता है, लाइक एक ही सिंगल ऐसा होता है, आपने देखा होगा शायद आईसीयू में, बट लेट मी गिव यू अगेन अ ब्रीफ आइडिया। पेशेंट की ऐसे ये नेक है, ऐसे शोल्डर है राइट, दिस आर द शोल्डर्स ऑफ पेशेंट। यहाँ से इंसर्ट किया हुआ होता है वो टीएलसी एंड एक ही कैथेटर होता है, फिर आगे ऐसे 3 ल्यूमेन होते हैं राइट, और उसके ऊपर ल्यूअर लॉक सिस्टम होती है, लॉक होता है। जब भी हम पेशेंट को, यहाँ पे भी लॉक होता है। ये जो कैथेटर का ट्यूबिंग है वहां पर हिपेरिन भर के हमें लॉक करना है। ट्यूबिंग में ही कैथेटर हिपेरिन होगा, हिपेरिन सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। एंड जब भी डायलिसिस करना हो हमें कि चलो आज डायलिसिस करना है पेशेंट का, वो हिपेरिन पहले निकाल दो, एस्पिरेट कर दो, हिपेरिन निकल जाए फिर डायलिसिस करना है, वरना पेशेंट को फिर ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा अगर हिपेरिन ब्लड में चला जाएगा। यूजुअली उसको हिपेरिन भर के रखा जाता है कि वो क्लॉट ना हो जाए पड़े पड़े, एंड फिर उसको हिपेरिन को एस्पिरेट करके डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। द कैथेटर इज नॉट टू बी अनकेप्ड एक्सेप्ट फॉर डायलिसिस ट्रीटमेंट। वो कैथेटर जो कैप किया हुआ है उसको खोल नहीं सकते, जब डायलिसिस करना होता है तभी उसको खुला खोलना है, अननेसेसरी ऐसे खोला बंद किया ऐसा नहीं कर सकते हम। द कैथेटर मे बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर अप टू 6 वीक इफ नो कंप्लेंट अकर। 6 वीक्स तक वो ग्राफ फिस्टुला जो हमने क्रिएट किया है वो भी हील हो जाएगा। वो कैथेटर को हम 6 हफ्तों के लिए ऐसे का ऐसा रख सकते हैं। हाँ, अगर पेशेंट को कंप्लेन हो गया, लाइक वो आईवी जैसे आउट हो जाती है वैसे कैथेटर भी आउट हो जाता है, डिस्लॉजमेंट हो गया है, क्लॉट हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो हम निकाल देंगे तो वो बात अलग है। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो 6 वीक तक हम आराम से वही सिंगल कैथेटर वहां पर रख सकते हैं। अबाउट सबक्लेवियन कैथेटर, अब फीमोरल एक्सेस किया है हमने तो फीमोरल कैथेटर यूज किया है तो क्या इंटरवेंशन करना है, असेस द एक्सट्रीमिटी फॉर सर्कुलेशन टेम्परेचर एंड पल्स। लोअर लेग में मतलब पैरों में सर्कुलेशन कैसा है वो चेक करना है, टेम्परेचर कैसा है, पल्स कैसी है। सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है तो वो हमें कैपिलरी रिफिलिंग टाइम से पता चल जाएगा। टेम्परेचर कूल्ड एंड क्लैमी स्किन है, दिस इंडिकेट्स पुअर सर्कुलेशन। पल्स वीक है, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स पुअर सर्कुलेशन, तो वो हमें चेक करना होगा। प्रिवेंट पुलिंग और डिस्कनेक्टिंग द कैथेटर व्हेन गिविंग केयर। पेशेंट को हम नॉर्मल बात लाइक बाथिंग करवा रहे हैं, रेगुलर मॉर्निंग रूटीन केयर कर रहे हैं, केयर करते वक्त ऐसा ना हो जाए कि गलती से कैथेटर आपका खींच गया पेशेंट का। पुलिंग नहीं हो जाना चाहिए, क्लीनिंग करते करते डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है हमें। बिकॉज द ग्रॉइन इज नॉट क्लीन साइड, मेटिकुलस पेरिनियल केयर इज रिक्वायर्ड। फीमोरल है,
यहाँ कंपैरिजन में हम फीमोरल देखें तो फीमोरल पोर्शन थोड़ा क्लीन नहीं होता है ग्रोइंग रीजन की वजह से, बिकॉज पेशेंट यूरिनेट करेगा, स्टूल पास करेगा, सो दैट इज नॉट कंपैरेटिवली क्लीन देन सबक्लेवियन। सबक्लेवियन क्लीन रहेगा, ये नहीं रहेगा। सो पेशेंट को मेटिकुलस बहुत अच्छे से डेली पेरिनियल केयर करना पड़ेगा, सो इन्फेक्शन ना हो जाए। एंड यूज एन आईवी इंफ्यूजन पंप और कंट्रोलर विथ माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग इफ heparin infusion through the catheter is meant to maintain the patency is prescribed. ओके, अब डॉक्टर ने बोला है कि हिपेरिन इंफ्यूजन ही देना है टू मेंटेन द पेटेंसी। सो हिपेरिन आप फ्लश नहीं कर सकते, राइट? क्या करना होगा, इन्फ्यूजन पंप से लाइक सेट करके थोड़ा 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 हिटपेरिन जाता रहेगा, सो वो पेटेंसी मेंटेन रहेगी। एंड वेन एवर वी आर यूजिंग अ फीमोरल एक्सेस, फीमोरल साइड से हम कैथेटर कर रहे हैं, तो ये रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज नॉट फॉर subclavian, it is only for femoral. So client with a femoral vein catheter that is in use should not sit up more than 45 degree or lean forward because the catheter may kink और ऑफल्यूड। जिसको भी फीमोरल साइड पे हमने कैथेटर यूज किया है, वो पेशेंट 45 डिग्री से ज्यादा हम उसका बेड एलिवेट नहीं कर सकते, और वो पेशेंट ऐसे लीन फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कैथेटर है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन लेगा या लीन फॉरवर्ड करेगा तो कैथेटर ऐसे ट्यूब है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कैथेटर, ऐसा कैथेटर है तो वो किंक हो जाएगा, ऑक्लूड हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है, किंकिंग प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को सिटिंग पोजिशन आप नहीं दे सकते मोर देन 45 डिग्री। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट कैथेटर। दूसरा है फिस्टुला। फिस्टुला, बट ये कैसा फिस्टुला है? एक्सटर्नल फिस्टुला, एक्सटर्नल आर्टेरियोवीनस शंट, जो फिस्टुला हम बोलते हैं, बट हमने बाहर किया है पेशेंट के। जो रेगुलर अब इंटर अब देखते हो फिस्टुला वाला, तो सर्जरी करके ओटी रूम में अंदर किया जाता है, बाहर नहीं होता है, ये हमने बाहर किया है। सो लेट्स सी द फिगर कैसा होता है ये फिस्टुला। देख, दिस इज अ, ये पेशेंट की आर्टरी है, रेडियल आर्टरी, ये पेशेंट की वेन है, बेसिलिक वेन, राइट? बाहर से ये ट्यूबिंग हमें बाहर ही दिखेगी, हाथ के बाहर होता है ये। एक ट्यूब है टेफ्लॉन कैथेटर वेसल टिप, एक आर्टरी में इंसर्ट की होगी और एक वेन में इंसर्ट की होगी, दोनों को हम बोलेंगे टेफ्लॉन वेसल टिप। एक आर्टरी के अंदर इंसर्ट किया है, एक वेन के अंदर। अब आर्टरी से ये पूरी एक ट्यूब निकल रही है, जिसको हम बोलेंगे सिलेस्टिक ट्यूबिंग, जो एक्सटर्नल सेगमेंट है, बॉडी के बाहर रहती है ये ट्यूब। मतलब ये पूरी आर्टरी की ट्यूब हो गई, ये पूरी वेन की ट्यूब हो गई। जब कैथेटर डायलिसिस चल रहा होता है, हम यहाँ से उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये टेफ्लॉन कनेक्टर है, दोनों ट्यूब यहाँ से कनेक्ट करके रखते हैं। जब डायलिसिस करना होता है तो दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो ऐसे दोनों अलग हो जाएगी। ये एक मशीन का इनफ्लो से कनेक्ट हो जाएगा और ये मशीन के आउटफ्लो से कनेक्ट हो जाएगा। पेशेंट का ब्लड है पूरा आर्टरी में से मशीन में जाएगा, मशीन में प्योरीफाई होके वापस वेन में आ जाएगा। एंड जब डायलिसिस खत्म हो जाए तो दोनों को कनेक्ट करके ऐसा पूरा यू शेप दिया जाता है। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज एक्सटर्नल आर्टीरियोवीनस, आर्टरी और वेन का हमने शंट क्रिएट किया है, रास्ता पूरा चेंज कर दिया है। टू सिलेस्टिक कैन्युलास आर सर्जिकली इंसर्टेड इनटू द आर्टरी एंड वेन इन द फोरआर्म और लेग टू फॉर्म एन एक्सटर्नल ब्लड पाथ। एक दो सिलेस्टिक कैथेटर यूज किया हम इंसर्ट करते हैं बाय डूइंग अ सर्जरी, माइनर सर्जरी करके हम एक आर्टरी में इंसर्ट करेंगे, एक वेन में इंसर्ट करेंगे, इधर फोरआर्म में या तो लेग में भी कर सकते हैं। The cannulas are connected to form a U shape. Blood flows from the client's artery through the shunt into the vein. एक कैन्यूला हम ऐसे करके दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, जो टेफ्लॉन कनेक्टर है, पूरा एक यू शेप बन जाएगा। रेगुलरली जब डायलिसिस नहीं चल रहा होता है, पेशेंट का ब्लड फ्लो आर्टरी में से होके वहां से जाके फिर वेन में चला जाएगा, ऐसे ब्लड फ्लो होता रहेगा। A tube leading to the membrane compartment of dialyzer is connected to the arterial cannula. Okay. अब हमें जब डायलिसिस करना होता है तब ब्लड निकालना है, तो वो कनेक्टर को ऐसे सेपरेट कर देंगे और जो आर्टरी में से निकल रही है कैन्युला उसको डायलिसिस मशीन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ब्लड fills the membrane compartment, passes through the dialyzer and is returned to the client through a tube connected to the vein. जब हमने ट्यूब कनेक्ट किया डायलिसिस मशीन से, पूरा ब्लड डायलिसिस मशीन में जाएगा, मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट में, वहां पर प्योरीफाई होगा, डायलाइजर से गुजरेगा, एंड जब वापस आएगा तब वहां हमने कनेक्शन कहां पर किया है? वेन वाले कैथेटर में किया है, सारा प्योरीफाइड ब्लड वेन में चला जाएगा। When the dialysis is completed, the cannulars are clamped and reattached, forming U shape. अब डायलिसिस खत्म हो गया तो वापस से दोनों को ऐसे जोड़ देंगे एंड यू शेप बन जाएगा।
सो ये वाली मेथड यूज करने के फायदे क्या है एंड नुकसान क्या है, वो हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेज क्या है, द एक्सटर्नल एवी शंट कैन बी यूज इमीडिएटली फॉलोइंग इट्स क्रिएशन। फिस्टुला जैसा नहीं है कि फिस्टुला करा तो हम इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते, हमें 6 वीक तक वेट करना पड़ेगा फिर हम यूज कर सकते हैं। नो, हम इसको जैसे ही सर्जरी किया डायरेक्टली तुरंत ही हम यूज कर सकते हैं कि उसका फायदा है। एंड नो वेनी पंचर इज नेसेसरी फॉर डायलिसिस। फिस्टुला वाले पेशेंट होते हैं ना, हमने फिस्टुला किया है बट जब भी डायलिसिस करना होता है तब हमें नीडल इंसर्ट करके पंचर करना पड़ता है। इसमें पंचर की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कैथेटर को डिस्कनेक्ट करो, मशीन के साथ अटैच कर दो, सिंपल। नो वेनी पंचर इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ मेथड। सो ये दो उसके एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज क्या है, डिस्कनेक्शन और डिसलॉजमेंट ऑफ एक्सटर्नल शंट। गलती से वो अपने आप ऐसे पेशेंट का कुछ हुआ, फोर्सफुली ऐसे इंजरी हो गई और दोनों डिस्कनेक्ट हो गए तो इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो डिस्कनेक्ट हो सकता है, डिसलॉज भी हो सकता है बिकॉज वो बाहर है। रिस्क ऑफ हेमरेज, इन्फेक्शन और क्लॉटिंग। हेमरेज का भी रिस्क है, वो निकल गया तो। इन्फेक्शन भी हो सकता है बिकॉज वो बाहर है, कुछ छू गया, टच हो गया। क्लॉट भी हो सकता है बिकॉज बाहर के कैथेटर में ब्लड फ्लो होगा तो क्या क्लॉट के भी चांसेस ज्यादा है। पोटेंशियल फॉर स्किन इरोजन अराउंड द कैथेटर साइट। जहां से कैथेटर इंसर्ट किया है वहां से स्किन भी इरोजन हो सकता है, स्किन पीलिंग भी हो सकता है, ये उसके डिसएडवांटेजेस है। नाउ इंटरवेंशन। अगर कोई पेशेंट है जिसको एक्सटर्नल एवी शंट है, ये वाला शंट है, तो ऐसे शंट में आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरवेंशन क्या करनी है, अवॉइड गेटिंग द शंट वेट। ध्यान रखना है कि ये शंट गीला ना हो। जहां पर भी गीला होगा वहां पर इंफेक्शन होने के रिस्क बढ़ता है, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ता है। सो उसको गीला नहीं करना है। रैप अ ड्रेसिंग कंप्लीटली अराउंड द शर्ट एंड कीप इट ड्राई एंड इंटेक्ट। वो जो शर्ट है उसके ऊपर ऐसे ड्रेसिंग रैप कर देना है और उसको कंप्लीटली ड्राई रखना है, इंटेक्ट रखना है। Keep cannula clamps at the client's bedside or attached to the AV shunt dressing for use in case of accidental disconnection. जैसे आईवी पेशेंट आपने देखा होगा, जो पेशेंट एडमिट होता है आईवी कैन्यूला के जो व्हाइट नॉब होते हैं ना, हम एक्स्ट्रा पेशेंट की बेड साइड पर स्टेरिलियम या स्पिरिट भर के उसको रखते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर नॉब नहीं है तो वो एक्स्ट्रा वाला यूज कर सकते हैं। सो सेम एक जो कैन्यूला का जो क्लैम्प था जो हम कनेक्ट करते थे, वो क्लैम्प भी पेशेंट की बेड साइड पर ही रखना है। व्हाट इफ एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप क्या ढूंढने बैठोगे कि कहाँ गिरा क्या हुआ, वो हमने एक्स्ट्रा बेड साइड पर रखा है तो डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो वो रखना पड़ेगा पेशेंट की बेड साइड पर। टीच द क्लाइंट दैट शंट एक्सट्रीमिटी may not be used for monitoring BP, drawing blood sample, placing IV lines and administering injection, just like fistula। जहां पर भी शंट है वो हाथ में बीपी नहीं ले सकते, वो हाथ में ब्लड सैंपल नहीं ले सकते, वो हाथ में आईवी लाइन नहीं ले सकते, या वो हाथ में कोई भी आईवी कोई इंजेक्शन भी नहीं दे सकते। सो वो ध्यान रखना। Fold back of dressing to expose the shunt tubing and access for the signs of hemorrhage. Okay. Now, what does this is telling you? Can you see my hand? आपको मेरा हाथ दिख रहा है? Yes or no? Yes, ma'am. ओके, सो इमेजिन मेरे फोर आर्म में फिस्टुला शंट क्रिएट किया है, मैंने उसको ड्रेसिंग करके ऐसे रैप कर दिया है। अब मुझे डायलिसिस की जरूरत पड़ी तो मैं पूरा ड्रेसिंग खोलूंगी नहीं। व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द ड्रेसिंग मैं इसको ऐसे रोल बैक फोल्ड बैक कर दूंगी। सो जहां से कनेक्टर है सिर्फ मैंने उतना ही ओपन किया एंड डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर दिया। सो मैंने इन्फेक्शन का भी लाइक जब भी मैं खोलती हूँ ऐसे तो मैंने पूरा कवर रखा है, मैंने सिर्फ फोल्ड आउट ही किया है। सो एक तो इन्फेक्शन का रिस्क प्रिवेंट होगा एंड जब भी मैं खोलती हूँ तब मुझे चेक भी कर लेना है कि वहां पर इन्फेक्शन है या नहीं, क्लॉट हो गया है नहीं, मुझे चेक करना है। मुझे पूरा उसको नहीं निकालना है, सिर्फ उसको फोल्ड बैक करना है, थोड़ा ड्रेसिंग निकालना है कि जितना भी शंट है उतना एक्सपोज हो जाए एंड मैं असेस कर लूँ। मॉनिटर द स्किन इंटेग्रिटी अराउंड द इंसर्शन साइट। जब आप खोलते हो तब स्किन इंटेग्रिटी भी चेक कर लेनी है कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है, एक्सफोलिएशन हुआ है, पीलिंग हुआ है कि नहीं। Auscultate a brute and palpate a thrill, although a brute may not be heard with the shunt. Okay. ये पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रूट एंड व्हाट डू यू मीन बाय थ्रिल। ब्रूट ऑलवेज ऑस्कल्टेट करना है, थ्रिल ऑलवेज पाल्पेट करना है। सो ऐसा गलती से ऐसा मत कर देना, पाल्पेट द ब्रूट एंड ऑस्कल्टेट द थ्रिल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑस्कल्टेट ऑलवेज ब्रूट होगा, पाल्पेट ऑलवेज थ्रिल होगा। सो व्हाट इज ब्रूट एंड व्हाट इज थ्रिल, टेल मी। व्हाट इज ब्रूट एंड okay, so that is brute or thrill. Okay, so what is thrill?
Online students, try to answer. What is brute and what is thrill? ओके, ब्रूड मतलब जब, ये सबसे कॉमन है, जब जो ब्लड मूव होता है, हमने शंट क्रिएट किया है, सो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, सो एक वूशिंग साउंड आएगा, जोर से ऐसे ब्लड मूव हो रहा है, सो एक वूशिंग साउंड आएगा, दैट इज ब्रूड। वो हम सुन सकते हैं। पाल्पेट थ्रिल मतलब वो ब्लड प्रेशर से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम पाल्पेट करेंगे, सो हमें फील होगा कि इतना ज्यादा ब्लड इससे मूव हो रहा है, सो वूशिंग साउंड हम फील कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, जो फील कर सकते हैं दैट इज थ्रिल। गॉट इट? Online students, yes or no? Yes. ओके, सो ये होना चाहिए प्रेजेंट, ऑल दो हम अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि इतना छोटा ऐसे कैथेटर है, आपने उसके ऊपर स्टेथोस्कोप रखा है, आपको सुनाई दिया ब्रूट। हम इतना इजीली सुन नहीं पाते हैं, बट इट शुड बी प्रेजेंट ब्रूट। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि पेशेंट विद द एक्सटर्नल एवी शंट एंड यू आइडेंटिफाइड देयर इज नो ब्रूट, सो दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? नो ब्रूट, you cannot auscultate the brute, so it is abnormal। ब्रूट होना चाहिए, सो क्वेश्चन प्रैक्टिकली हम उसको सुन नहीं सकते, वी नो दैट, इट इज दैट इज व्हाई इट इज मेंशन, बट ब्रूट होना चाहिए, थ्रिल भी होना चाहिए, नहीं है देन इट इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो वी कैन नॉट इजिली ऑस्कल्टेट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थियोरिटिकल अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन पूछे, तो ये चीज याद रखनी है कि इन एक्सटर्नल एवी शंट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्रूट एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थ्रिल। इफ इट इज नॉट देयर देन इट इज अ प्रॉब्लम। Got it, online students? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes, ma'am. Next, notify the PHCP if signs of clotting, hemorrhage and infection occurs. हमने देखा था कि हमें चेक करना है कि ये कैथेटर में क्लॉट ना हो जाए, हेमरेज ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, बिकॉज ये उसका डिसएडवांटेज था कि उसमें ये होता है। अगर आपको किसी के भी साइंस दिखते हैं तो इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट? सो लेट्स स्टडी द साइंस ऑफ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के क्या साइंस है? सो फाइब्रिन वहां पर प्रेजेंट होगा। फाइब्रिन मतलब क्या? व्हाइट फ्लेक्स इन द ट्यूबिंग। जो ट्यूब है उसके ऊपर आपको आपको दिखेगा कि व्हाइट व्हाइट ऐसे डिपोजिशन हो गया है, सो इट इंडिकेट्स कि क्लॉटिंग हो रहा है, सो फाइब्रिन प्रेजेंट है। सेपरेशन ऑफ सीरम एंड सेल्स। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, आपने वैक्यूम में शायद देखा होगा तो पता होगा, अगर आप स्टोर करके रखते हो तो जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो प्लाज्मा अलग हो जाता है, सीरम अलग हो जाता है, नीचे सब कुछ आरबीसी और वो सब कुछ सेडिमेंट हो जाता है। सो ट्यूबिंग में भी, कैथेटर में से ब्लड आप जा रहा है दिख रहा है तो सेपरेट हो गया है, सो इट इंडिकेट्स कि क्लॉटिंग हो रहा है, सो सेपरेशन हो गया है तो भी क्लॉटिंग का इंडिकेशन है। एब्सेंस ऑफ प्रीवियसली हर्ड ब्रूट, थ्रिल एब्सेंट ऑन पाल्पेशन। पहले आपको ब्रूट सुनाई दिया था, अब आपको ब्रूट नहीं सुनाई दे रहा है। पहले आपने थ्रिल पाल्पेट किया था, अब आपको थ्रिल भी पाल्पेट नहीं हो रहा है, दिस इंडिकेट्स क्लॉट हो गया है ब्लड, देयर इज अ क्लॉटिंग, साइंस ऑफ क्लॉटिंग। कूलनेस ऑफ द ट्यूबिंग ऑन और एक्सट्रीमिटीज, ये ट्यूब हमारे अंदर वार्म ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सो ट्यूब आप फील करते हो, टच करते हो तो आपको थोड़ी वार्म फील होगी, बट अब वो कूल फील हो रही है, या तो वो एक्सट्रीमिटी भी कूल फील हो रही है, दिस इंडिकेट्स क्लॉटिंग। टिंगलिंग सेंसेशन एट द साइड और इन एक्सट्रीमिटी, जहां पर इंसर्ट किया है वहां पर टिंगलिंग खाली चल रही है ऐसा सेंसेशन आ रहा है, या तो पूरी एक्सट्रीमिटी में टिंगलिंग सेंसेशन है, ऑल दिस इंडिकेट्स क्लॉटिंग, दिस आर द साइंस ऑफ क्लॉटिंग। इसमें से कोई भी साइन दिखती है, दिस इज एबनॉर्मल, यू हैव टू इमीडिएटली नोटिफाई बीएचसीपी। ओके, दैट इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल एवी शंट। नेक्स्ट है इंटीरियर इंटरनल एवी फिस्टुला। सो जो आप देखते हो कॉमनली यहाँ पर करते हैं फिस्टुला, ये उसकी बात है। फिगर में दिखा है कि ब्रिस्ट के आसपास किया है, आइडियली हम यहाँ पर करते हैं, एल्बो आगे करते हैं। सो जो फिस्टुला जो हम रेगुलरली पेशेंट में देखते हैं, ये अब वो स्टडी करेंगे। सो इट इज इंटरनल, वी कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा हमें, वो इंटरनल ही फिस्टुला क्रिएट किया है। फिस्टुला मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन, बट हम जानबूझकर कनेक्शन कर रहे हैं, आर्टरी एंड वेन को जोड़ रहे हैं हम, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एवी फिस्टुला, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला। यू कैन सी हियर इन द फिगर, आपको फिगर में दिख रही है, देखो ये आर्टरी है, ये वेन है, रेडियल आर्टरी, बेसिलिक वेन, और दोनों को कनेक्ट कर दिया है। सो जब पेशेंट का डायलिसिस होगा, सो क्या होगा, आर्टरी में से ब्लड, यू कैन सी हियर एरो के अकॉर्डिंग,
आर्टरी में से ब्लड यहाँ से दोनों साइड से आया, एंड वो ब्लड यहाँ से वेन में चला गया, डायलिसिस में जाएगा, ब्लड सप्लाई टू डायलाइजर मशीन है, ऐसे दोनों जगह से फिल्टर होके फिर यहाँ से रिटर्न होगा, एंड यहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, हार्ट की तरफ जाएगा, फिर हार्ट पूरी बॉडी में अच्छा वाला ब्लड सेंड कर देगी। सो दिस इज हाउ द ब्लड मूव्स थ्रू द फिस्टुला। हाँ, बट ये कनेक्टर यहाँ पर आपको दिखाया है कि ऐसे मूव होता है, बट यहाँ पर बाहर ऐसे कुछ होगा नहीं। वी हैव टू पंचर दैट वेन, हमें पंचर करके इंसर्ट करके नीडल निकालना होता है ब्लड, कोई ओपनिंग कुछ नहीं होता है, पंचर करना पड़ता है। सो ये एक उसका डिसएडवांटेज है, हम स्टडी करेंगे आगे। सो लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवी फिस्टुला इंटरनल। It is a permanent access for the choice of a client with CKD requiring dialysis. ये एक परमानेंट ऑप्शन है, लाइफ टाइम हो गया, एक बार कर दिया तो लाइफ टाइम हो गया, एंड ये इजी लाइक सब जगह पर फिस्टुला सबसे कॉमनली यूज होता है फॉर सीकेडी पेशेंट। द फिस्टुला इज क्रिएटेड सर्जिकली बाय एनास्टोमोसिस ऑफ अ लार्ज आर्टरी एंड लार्ज वेन इन द आर्म। जो सबसे हमारी वेन्स और आर्टरीज पतली पतली भी है, बट सबसे जो मोटी वाली होगी उसको कनेक्ट करेंगे आर्टरी के साथ, हाथ में सबसे कॉमनली किया जाता है। The flow of the arterial blood into the venous system causes the vein to become engorged, mature or develop. Okay, हम अगर देखें आर्टरी और वेन का डिफरेंस देखें तो आर्टरी की वॉल है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू वेन्स। क्यों? बिकॉज आर्टरी में पल्सेटिंग ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है। सो ऐसे ही नेचुरली उसका प्रोसेस ऐसा है, बट हमने ये फिस्टुला क्रिएट किया है, सो पल्सेटिंग ब्लड आर्टरी में से वेन में जा रहा है, राइट? सो वेन्स भी धीरे धीरे एंगॉर्ज हो जाती है, डायलेट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है ओवर टाइम। Maturity takes place 4 to 6 weeks depending on the client's ability to do hand flexing exercise such as ball squeezing, which helps the fistula to mature. अभी हमने फिस्टुला सर्जरी करके क्रिएट तो कर दिया, बट हम यूज नहीं कर सकते अभी, जब तक वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो जाती वो आर्टरी वेन, जब तक मैच्योर नहीं हो जाती तब तक हम यूज नहीं कर सकते, और उसको मैच्योर होने में 4 to 6 weeks लगेंगे। इट डिपेंड्स कि कितना जल्दी मैच्योर हो रहा है। अगर पेशेंट रेगुलरली वो बॉल स्क्वीजिंग स्माइली वाला बॉयल ऐसे स्क्वीज करने की एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा है तो उसका वो जल्दी मैच्योर होगा एंड हम जल्दी यूज कर पाएंगे, बट उसको इतना टाइम तो लगेगा। The fistula is required to be mature before it can be used because the engorged vein is punctured with a large bore needle for the dialysis procedure. मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैच्योर नहीं होगी वो वेन तो फिर हम पंचर ही नहीं कर पाएंगे। जब वो मैच्योर हो जाती है वो वेन डायलेट, आपने फिस्टुला वाला पेशेंट देखा होगा ओपन करके तो यहाँ पर आपको बल्ज दिखता है। क्यों? बिकॉज वो वेन भी मैच्योर एंगॉर्ज होके, वेरिकोज वेन्स कैसे हो जाती है वैसे डायलेट होके मैच्योर हो गई, अब वो वैसी ही नॉर्मल है। सो हमें बार बार पंचर करना होता है, और वो भी बड़ी डायमीटर वाली, स्मॉलर गेज का डायमीटर बड़ा होता है। सो लार्ज बोल वाली हमें नीडल इंसर्ट करके पंचर करना होता है, तब जाके हम मैक्सिमम ब्लड निकाल सकते हैं। तो पंचर करने के लिए वो भी तो डायलेट होनी चाहिए ना, सो इसीलिए मैच्योर होना बहुत जरूरी है। विदाउट मैच्योरेशन, बिफोर मैच्योरेशन वी कैन नॉट यूज इट। Subclavian or femoral catheter, PD or external AV shunt can be used for dialysis while the fistula is maturing or developing. जब तक फिस्टुला मैच्योर नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, टेम्पररी सबक्लेवियन या फीमोरल कैथेटर यूज करेंगे, टीएलसी डीएससी, या तो पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, या तो हमने आगे देखा वो एक्सटर्नल एवी शंट, वो भी हम कर सकते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। अवॉइड टेकिंग बीपी और परफॉर्मिंग वेनी पंचर ऑन द आईवी एक्सेस और लैब ड्रोन draws to the protect and integrity of the fistula. Yes, जो हाथ में है फिस्टुला इन शॉर्ट वो हाथ पर बीपी नहीं ले सकते, आईवी लाइन नहीं ले सकते, वहां से सैंपल नहीं ले सकते, इंजेक्शन भी नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना होगा। फिस्टुलास आर ड्रेस्ड विथ प्रेशर ड्रेसिंग आफ्टर हीमोडायलिसिस टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। आपने देखा होगा डायलिसिस खत्म होने के बाद वो जो पेशेंट होते हैं ना, ऐसे कॉटन का पूरा ड्रेसिंग करके बेल्ट पहनाया जाता है, उतना प्रेशर से ड्रेसिंग किया जाता है, बिकॉज हमने बहुत बड़ी नीडल डाल के पंचर किया था, और वहां से पल्सेटिंग ब्लड फ्लो होता है, वेन में भी पल्सेटिंग ब्लड है बिकॉज आर्टरी को कनेक्ट कर दिया है। सो अगर प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई नहीं किया तो वो ब्लीडिंग बाहर आ जाएगा। सो जब भी ड्रेसिंग हीमोडायलिसिस खत्म हो जाता है, आफ्टर हीमोडायलिसिस वो फिस्टुला के ऊपर प्रेशर ड्रेसिंग करना पड़ता है, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट। Ensure the removal of pressure dressing within the prescribed time frame or according to the agency policy. ट्राई मतलब पेशेंट वो डायलिसिस के बाद घर जाता है तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे बाद जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उसके बाद वो प्रेशर ड्रेसिंग निकालना भी होता है, फिर ऐसा क्या ऐसा पूरा दिन नहीं रख सकता पेशेंट। सो वो टाइम टू टाइम रिमूव भी करना इंपॉर्टेंट है, बट इनिशियली वो प्रेशर ड्रेसिंग रखना पड़ता है।
नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एवी फिस्टुला, उसके फायदे क्या है? बिकॉज द फिस्टुला इज इंटरनल, द रिस्क ऑफ क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग इज वेरी लो। वो अंदर है, बाहर तो है नहीं, बॉडी के बाहर, तो क्लॉटिंग का भी रिस्क नहीं है, ब्लीडिंग का भी रिस्क बहुत ही कम है। द फिस्टुला कैन बी यूज इनडेफिनेटली, एक बार हमने फिस्टुला कर दिया मतलब इनफाइनाइट टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं। The fistula has a decreased incidence of infection because it is internal and is not exposed. इन्फेक्शन का भी रिस्क कम है, क्यों? बिकॉज वो अंदर है, बाहर तो है नहीं। जस्ट लाइक वो कैथेटर एंड जो एविशन जो एक्सटर्नल था, बाहर से कंटामिनेट हो सकता है, अंदर है तो कैसे कंटामिनेट होगा? सो वो भी कम हो गया रिस्क। वंस हीलिंग हैज अकर्ड, नो एक्सटर्नल ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड। सीबीपी लाइन में जब फॉर एग्जांपल ये टीएलसी में तो बाहर हम ड्रेसिंग अप्लाई करके रखते थे, वो ग्रीन कवर, फिर जो हाथ वाला था उस पर भी ड्रेसिंग करके रखते थे। ये अंदर है, एक बार हीलिंग हो गया तो फिर उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग की भी जरूरत नहीं है। हीलिंग जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको कवर करके रखना पड़ता है, बट एक बार फिस्टुला नॉर्मल हो गया तो पेशेंट को कुछ पहनने की भी ऊपर जरूरत नहीं है। नो ड्रेसिंग विल रिक्वायर। द फिस्टुला अलाउज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फिस्टुला है तो वो पेशेंट आराम से हाथ पैर मूव भी कर सकता है। उसमें तो ध्यान भी रखना पड़ता है कि मूव ना करे, फॉर एग्जाम्पल फीमोरल है तो बैठ नहीं सकता, ये सब कॉम्प्लिकेशन था। इसमें पेशेंट अंदर है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इजिली फ्रीली वो मूवमेंट भी कर सकता है हाथ में। सो ये उसके एडवांटेजेस हो गए। बट डिसएडवांटेजेस क्या है उसके? द फिस्टुला कैन नॉट बी यूज इमीडिएटली आफ्टर इंसर्शन, सो प्लानिंग अहेड फॉर एन अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ डायलिसिस इज इम्पोर्टेंट। ये फिस्टुला इमीडिएटली हम यूज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक कैथेटर एंड एक्सटर्नल एविशन, ये इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते। हमें पहले से ही ऐसे प्लानिंग करना है कि एक ऑल्टरनेटिव डायलिसिस का हमने रास्ता पहले कर दिया हो। जब भी फिस्टुला करना है तो पहले टीएलसी या डीएलसी या एक्सटर्नल शंट कर दो, फिर फिस्टुला करो तो हम वो उस यूज कर सके। नीडल इंसर्शन थ्रू द स्किन एंड टिश्यूज टू द फिस्टुलाज आर रिक्वायर्ड फॉर डायलिसिस, ये उसका एक ड्रॉबैक है। हर बार हमें नीडल से पंचर करना पड़ेगा। नीडल और टिश्यूज को पंचर करना पड़ेगा, जितनी बार डायलिसिस करे उतनी बार। Infiltration of the needles during dialysis can occur and can cause hematoma. आपने देखा है अगर हम आईवी लाइन लेते हैं, आईवी कैन्युला, अगर कैन्युला लेते वक्त अगर वो अच्छे से पंचर ना हो तो हिमेटोमा हो जाता है। नीडल इंसर्शन के वक्त, ये नीडल को इंसर्ट करके हम करते हैं, बट अगर कोई पर्सन है जिससे नीडल ही अच्छे से इंसर्ट ना की तो फिर हिमेटोमा हो जाएगा। तो ये उसका डिसएडवांटेज है, ड्यूरिंग इंसर्शन ये प्रॉब्लम हो सकता है। An aneurysm can form in the fistula without regular site rotation. Okay. अब फिस्टुला है, एक फिस्टुला परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का ये हाथ है, दिस इज द हैंड ऑफ अ पेशेंट, राइट? और हमने यहाँ पर फिस्टुला क्रिएट किया है ऐसे, ये पूरी वेन है, ये वेन है, दिस इज वेन, चलो, एंड दिस इज आर्टरी, और हमने यहाँ पर ऐसे फिस्टुला कर दिया है, राइट? दोनों को कनेक्ट किया है। ये ब्लड सारा आर्टरी का यहाँ से ही एंटर होगा। हर बार एक ही जगह पर आप पंचर कर कर करोगे तो वहां पर एन्यूरिज्म हो सकता है। रोटेशन करना होगा, एक दिन यहाँ पर पंचर किया, एक दिन यहाँ पर किया, एक दिन यहाँ पर किया। ऐसे पंचर को रोटेशन करना होगा, एक ही जगह पर पंचर नहीं कर सकते। वो वेन में ही करना है, फिस्टुला के आसपास ही करना है, बट सेम प्लेस पर नहीं, उसको थोड़ा रोटेशन करना होगा। साइट सेम होगी, अलग अलग जगह होगी सिर्फ। ये ध्यान रखना है, वरना एन्यूरिज्म हो सकता है इसमें। ये उसका डिसएडवांटेज हुआ। हार्ट फेलियर का अकर फ्रॉम इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द वीनस सिस्टम, इससे हार्ट फेलियर के भी चांसेस है। क्यों? बिकॉज आर्टरी का ब्लड हमने निकाला, डायलिसिस मशीन में गया, डायलिसिस हो गया, सारा ब्लड वेन में इंसर्ट हो रहा है, और वो ही इतना ज्यादा ब्लड वेन कैरी करके हार्ट में ले जा रही है। हार्ट के राइट साइड पर कितना ज्यादा लोड पड़ जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो सकता है। इससे हार्ट फेलियर के भी चांसेस है। नेक्स्ट, दिस इज रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर। This is very important point for you to remember. Arterial seal syndrome can develop in client with internal AV fistula. जिसको भी internal AV fistula है उसको arterial seal syndrome होने के chances है। What is arterial seal syndrome? Let's see. In this complication, too much blood is diverted to the vein and the arterial perfusion to the hand is compromised. Arterial steal syndrome, आर्टरी से ब्लड चोरी हो गया। क्यों? बिकॉज हमने फिस्टुला क्रिएट किया है। ब्लड, मेजोरिटी ऑफ द ब्लड ऐसे हार्ट, चलो यहाँ से हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट, ये वेन है तो वहां से हार्ट में गया,
हार्ट में से पंप होके आर्टरीज में आता है। आर्टरीज का काम क्या है, यहाँ पर फिंगर्स है, ऐसे फिंगर्स है, सो वहां पर ब्लड सप्लाई करना। अब मेजोरिटी ब्लड, चलो ये आर्टरी में 100 ml ब्लड फ्लो हो रहा है, तो मेजोरिटी 50% ऑफ ब्लड तो यहाँ पर चला जाएगा। सो यहाँ पर कम ब्लड पहुंचेगा ना, सो जो आगे की एक्सट्रीमिटीज है वहां पर आर्टेरियल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो ये एक कॉम्प्लिकेशन है, डिसएडवांटेज है जो इंटरनल एवी फिस्टुला में हो सकता है, और ये कॉम्प्लिकेशन का नाम है आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। ऐसा याद रखना है कि आर्टरी का ब्लड चोरी होके वेन में चला जा रहा है। सो जो आगे की एक्सट्रीमिटीज है, फिंगर्स तक अच्छे से टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, वो कॉम्प्रोमाइज होगा, होगा सही बट कम होगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। ओके, तो ये मेन तीन टाइप है। चौथी टाइप है जो कॉमनली यूज नहीं होती बट ये यूज होती है, क्या है ये? इंटरनल आर्टीरियोवीनस ग्राफ्ट। हमने अंदर एक ग्राफ्ट किया है। ग्राफ्ट मतलब इट इज नॉट अ फिस्टुला, हमने दोनों को कनेक्ट नहीं किया है, हमने कैथेटर का यूज करके, लाइक सीएबीजी में कैसे कैथेटर का यूज करके दोनों को कनेक्ट कर रहे थे। सो इट इज अ ग्राफ्ट, नॉट अ फिस्टुला, बट वो इंटरनल है। लेट मी शो यू द फिगर। देखो यहाँ पर है, ये वेन है, दिस इज एंटीक्यूबाइटल वेन। एंटीक्यूबाइटल वेन मतलब एल्बो में होगी, बेसिलिक यहाँ पर होती है, यहाँ पर एल्बो की बात है। सो एंटीक्यूबाइटल वेन है एंड ब्रेकियल आर्टरी है। दोनों को अंदर से सर्जरी करके हमने ये ग्राफ्ट इंसर्ट कर दिया है। सो यहाँ पर रियल इमेज है, देखो ये यहाँ से ग्राफ्ट इंसर्ट किया होगा, कैसा ऊपर ड्रेसिंग करके रखा है पूरा। एंड ये जो ट्यूबिंग्स है वो डायलिसिस की ट्यूबिंग्स है, यहाँ से कनेक्ट होके मशीन में जाएगी, मशीन में से इंसर्ट होके, देखो यहाँ से कनेक्ट होके पूरी ये ऐसे करके यहाँ से ट्यूबिंग है वो पूरी मशीन में जा रही है, और मशीन में से आके यहाँ से इंसर्ट हो रही है अंदर। सो ये पूरी ट्यूबिंग है, रियल पेशेंट में ऐसा दिखता है। सो दिस इज द इंटरनल आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट। ये ग्राफ्ट है, पहला शंट था, दूसरा फिस्टुला था, ये ग्राफ्ट है। पहला एक्सटर्नल था, बाकी के दो इंटरनल। सो द इंटरनल ग्राफ्ट may be used for chronic dialysis client who do not have adequate blood supply, blood vessels for the creation of fistula. अब पेशेंट को डायलिसिस को तो रिक्वायरमेंट है, बट पेशेंट को कुछ तकलीफ है। आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे, लाइक ओल्डर एज की वजह से उनकी वेन्स बहुत पतली पतली होती है, हम आईवी कैन्यूला भी नहीं ले सकते, तो फिस्टुला कैसे क्रिएट करेंगे? बट उसको डायलिसिस की भी जरूरत है। सो ऐसे पेशेंट में ये चीज यूज की जाती है जब उसके पास एडिक्वेट ब्लड वेसल्स ही नहीं है, मोटी वाली, कि जिसका हम फिस्टुला करके कनेक्शन कर सके, तो फिर डॉक्टर ये वाला मेथड यूज करेंगे। एंड आर्टिफिशियल ग्राफ्ट, ये जब ग्राफ्ट होता है तो आर्टिफिशियल ये होता है, जो आप ये लूप ग्राफ्ट देखते हो वो परमानेंट होगा पेशेंट के पास, उसके साथ में हम, अब देखो ये वाल्व है उससे अटैच किया जाता है, सो उसको अटैच करेंगे सिर्फ। सो एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट जो गोल्ड टेक्स मटेरियल से बना हुआ होता है, या तो बोविन, बोविन मतलब काउ बफेलो, वो सारे जो कैटल्स है उसको बोविन बोलते हैं, उसकी ही हमने कैरोटिड आर्टरी का यूज करके हमने ये ग्राफ्ट इंसर्ट किया है। सो एक आर्टिफिशियल वेन बना ली हमने फॉर ब्लड फ्लो। सो दोनों को कनेक्ट करके हमने एक ग्राफ्ट यूज कर दिया। एक वो आर्टिफिशियल हो सकता है या तो नेचुरल हो सकता है, बट किसी अदर एनिमल का, बोविन की कोरोनर कैरोटिड आर्टरी यूज करके हम ग्राफ्ट बना सकते हैं। The procedure involves anastomosis of artery to vein using an artificial graft. हमने आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट तो किया है, बट यूजिंग अ ग्राफ्ट, नॉट यूजिंग अ फिस्टुला। दोनों को ऐसे जोड़ा नहीं है, हमने ग्राफ्ट का मदद से उसको कनेक्ट किया है। The graft can be used 2 weeks after insertion. जस्ट लाइक फिस्टुला, फिस्टुला 6 वीक के बाद हम यूज कर सकते थे, ये ग्राफ्ट अगर यूज करें तो उसके 2 वीक के बाद हम यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्राफ्ट इंक्लूड क्लॉटिंग, एन्यूरिज्म एंड इन्फेक्शन। ये जो ग्राफ्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्लॉटिंग हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये उसके कॉम्प्लिकेशन है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? एवी फिस्टुला के जैसा ही, एडवांटेजेस जो एवी फिस्टुला थे के वैसे ही होंगे, डिसएडवांटेजेस के भी जो एवी फिस्टुला के थे वो ही सेम डिसएडवांटेजेस इसमें होते हैं। Okay, so this is all about hemodialysis. Okay, next is interventions for arteriovenous fistula and arteriovenous graft. उसकी इंटरवेंशन हमने नहीं देखी थी कि जब चल रहा होता है तो हम क्या ध्यान रखेंगे। सो दोनों की इंटरवेंशन साथ में, ये दोनों सिमिलर है, फर्क क्या है, एक में फिस्टुला है एक में ग्राफ्ट है। सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंटरवेंशन सब कुछ सेम है। सो जब भी पेशेंट को डायलिसिस चल रहा होगा, ये वाले मेथड वाला फिस्टुला और ग्राफ्ट वाला, तब हम क्या ध्यान रखेंगे? Teach the client that extremity may not be used for BP monitoring, drawing the blood, IV line injection, and client that the client should inform all the healthcare personnel if it is in presence.
पेशेंट को सिखाना है कि आपको बोलना है कि ये हाथ पर कोई बीपी ना ले ले, ब्लड सैंपल ना ले ले, आईवी लाइन ना ले ले, आप कहीं पे भी जाते हो। सो पीएचसीपी को अदर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है कि मुझे फिस्टुला है। इजीली पता नहीं चलेगा, आपने कोई हेल्दी पर्सन देखा होगा तो बल्ज दिखेगा, बट पेशेंट को बोलना होगा कि मुझे फिस्टुला है या ग्राफ्ट है। सो वो पर्सन हम लेबल कर देते हैं नो बीपी ऐसा। सो हमें पता चले कि यहाँ पर नहीं लेना है, सो पेशेंट को बोलना पड़ेगा वो। सो पेशेंट को सिखाना है। टीच द क्लाइंट विद एन एवी फिस्टुला टू परफॉर्म द हैंड फ्लेक्सिंग एक्सरसाइज सच एज बॉल स्क्वीजिंग टू प्रमोट द ग्राफ्ट मेच्योरिटी। ग्राफ्ट वाला है या फिस्टुला वाला है, उसको बोलना है कि एक्सरसाइज करे वो बॉल स्क्वीजिंग वाली, जिससे फटाफट मैच्योर हो जाएगा। नोट द टेम्परेचर एंड कैपिलरी रीफिल ऑफ द एक्सट्रीमिटी। जहां पर भी फिस्टुला ग्राफ्ट किया है वहां का टेम्परेचर एंड कैपिलरी रीफिलिंग टाइम रेगुलर चेक करना है। क्यों? बिकॉज ऑफ आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। आर्टीरियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा एंड कैपिलरी रीफिल भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सो इससे हमें पता चलेगा कि इनफ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। palpate the pulse below the fistular graft and monitor the hand swelling as an indication of ischemia। हमें पल्स चेक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एल्बो की तरफ ग्राफ्ट किया है तो यहाँ की पल्स हम चेक करेंगे, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स हम चेक करेंगे। अगर चेक कर रहे हैं हम और उसमें हमें लग रहा है कि पल्स अच्छी नहीं है, सो इट इंडिकेट्स कि अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्वेलिंग हो गया, सो स्वेलिंग क्यों हुआ? ड्यू टू इस्केमिया। इस्केमिया होगा तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा एंड ड्यू टू दैट स्वेलिंग हो जाता है। सो इसका मतलब इन शॉर्ट कि ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रहा है। मॉनिटर फॉर क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए ध्यान रखना है। कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग और डिस्कम्फर्ट इन द एक्सट्रीमिटीज, यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो भी चेक करना होगा। inability to palpate thrill or inability to auscultate brood over the fistula or graft, this is abnormal। पालपेट नहीं कर पा रहे हैं हम, थ्री ब्रूड ऑस्कल्टेट नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज एबनॉर्मल, ये भी ध्यान रखना होगा। मॉनिटर फॉर आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम मतलब आर्टरी का ब्लड चोरी होके वेन्स में चला जा रहा है, सो उसके भी साइंस चेक करेंगे। कैसे साइंस होंगे? तो टेम्परेचर कूल हो जाएगा, कैपिलरी रीफिल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, स्वेलिंग होगा ड्यू टू इस्केमिया, सो ये सारे उसके सिम्टम्स है। पल्स डिमिनिश हो जाएगी। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए चेक करेंगे। मॉनिटर लंग एंड हार्ट साउंड्स फॉर द साइंस ऑफ हार्ट फेलियर। ज्यादा फ्लूइड ऊपर जा रहा है तो हार्ट फेलियर के साउंड, हार्ट फेलियर, हार्ट साउंड्स मॉनिटर करेंगे, लंग साउंड चेक करेंगे विच इंडिकेट्स हार्ट फेलियर। नोटिफाई पीएचसीपी इमीडिएटली इफ साइंस ऑफ क्लॉटिंग, इन्फेक्शन और आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम अकर्स। अगर पेशेंट को क्लॉटिंग हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है या आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम के भी साइन है, इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू एंश्योर पेटेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एंश्योर पेटेंसी, palpate for thrill or auscultate for brood over the fistula or graft। notify the PHCP if thrill or brood are absent। हमें पेटेंसी चेक करनी है कि वो जो फिस्टुला है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ओपन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? सिंपली स्टेथोस्कोप रख के ब्रूड सुनेंगे, सुनाई दे रहा है मतलब चालू है, सुनना नहीं है तो पालपेट करेंगे, हमें फील होगा कि इतना जोर जोर से ब्लड वहां पर फ्लो हो रहा है, सो थ्रिल हमें फील होगा, पालपेट कर पाएंगे। सो दिस इज इंडिकेटिंग पेटेंसी इज देयर। बट हम ब्लूड भी नहीं सुन पा रहे हैं, थ्रिल भी फील नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू इमीडिएटली नोटिफाई द पीएचसीपी। सो ये इंटरवेंशन हो गई फिस्टुला एंड ग्राफ्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। अब सारे लाइक कोई भी टाइप यूज करो, हीमोडायलिसिस की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो देख रहे हैं। वेदर वी आर यूजिंग कैथेटर, वेदर वी आर यूजिंग एक्सटर्नल एवी शंट, इंटरनल फिस्टुला, इंटरनल ग्राफ्ट, जो भी यूज करो ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। सो लेट्स सी बॉक्स 57.7 क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एक तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, जस्ट लाइक आईवी कैथेटर, आईवी ट्यूबिंग में एयर आ गई तो एयर एम्बोलिज्म होगा, तो वैसे डायलिसिस की मशीन में एयर आ गई तो पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, व्हाट इज दिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम? ओके, वी हैव स्टडीड दिस बट इन डिफरेंट एस्पेक्ट। हमने डी के ए में देखा था, अगर इमीडिएट ग्लूकोज कम हो जाता है तो वन प्रॉब्लम होता था, व्हाट वाज दैट? टेल मी। हमने देखा था एडिमा, क्या, सेरेब्रल एडिमा। क्यों होता था? ग्लूकोज मूव हो जाता था उसकी वजह से।
ओके, तो सडनली डीके में हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता, सडनली हमने इंसुलिन दे दिया, सडनली ग्लूकोज ड्रॉप हो जाएगा, तो ब्रेन को टाइम नहीं मिलेगा बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा ब्रेन, और उसकी वजह से ऑस्मोसिस की वजह से जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर फ्लूइड मूव हो जाता है, सेरेब्रल एडिमा हो जाता है। सेम थिंग विल हैपन हियर, बट यहाँ पर एस्पेक्ट ग्लूकोज नहीं होगा, यहाँ पर यूरिया होगा। हम डायलिसिस कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, पहले वेस्ट प्रोडक्ट सब जगह पर था, पूरे ब्रेन के ब्लड में भी फ्लो हो रहा था, अब हमने डायलिसिस कर दिया, इमीडिएटली वेस्ट प्रोडक्ट सब कुछ निकल गया ब्रेन। अभी अचानक से ये क्या हो गया डिसइक्विलिब्रियम, ब्रेन को पता ही नहीं चला, ब्रेन के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा था और अचानक से हमने ये सब कुछ क्लीन कर दिया ट्रीटमेंट करके। सो सडनली वो जो डिसइक्विलिब्रियम हो गया तो उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, बट हियर इट इज नॉट ग्लूकोज, हियर इट इज वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। तो दोनों चीज सेम है, बट ग्लूकोज की जगह यूरिया है। सो सडन, इन शॉर्ट, ब्रेन के पास सडन चेंजेस हो जाएंगे तो ब्रेन अचानक से कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हुआ अचानक से, एंड ड्यू टू दैट ऑस्मोसिस होके फिर सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। देन इलेक्ट्रोलाइट ऑल्ट्रेशन हो सकता है, हमने इन एंड आउट मूवमेंट की डायलिसिस में, बट प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, ये हो सकता है। एनसिफेलोपैथी हो सकता है, एनसिफेलोपैथी मीन्स इट इज अ ब्रेन डैमेज, डाइएन्सेफेलोन डैमेज हो रहा है। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस, हो सकता है ऐसा, हेमरेज होने के चांसेस है, हेपेटाइटिस हो सकता है, क्यों, ब्लड ब्लड मशीन लाइक अच्छा नहीं है, हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड है, ऐसा कुछ है। जो रेगुलर डायलिसिस करवाते हैं, जो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, उनको हेपेटाइटिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, बिकॉज अगर वो इन्फेक्टेड हो गया, ट्यूबिंग इन्फेक्टेड हो गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन। हाइपोटेंशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, अगर वो अच्छा हमने लाइक स्टेराइल टेक्निक यूज नहीं किया तो ब्लड पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा। एंड शॉक हो सकता है, विच शॉक, हाइपोवॉलेमिक। सिर्फ हाइपोवोलेमिक होगा। यस। सॉरी, यस। आई डू नॉट हियर यू। हाइपोवॉलेमिक ही होगा। सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक भी तो हो सकता है। हाँ। हाँ, तो अगर ज्यादा हाइपोटेंशन हो गया तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी होगा, एंड सेप्सिस है तो सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, एंड शॉक इज फेटल, पेशेंट की जान जा सकती है। So these are the complications of dialysis. Now, let's see the description. If a sign of complication occur, the dialysis slowed or stopped depending on the complication, and PSCP is notified immediately. Yes. Question आए तो ये ध्यान रखना, स्लो करना है या स्टॉप करना है। कल ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेजा था, ऐसा ही क्वेश्चन था, क्या था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, केसीएल का क्वेश्चन था, राइट। सो एक ऑप्शन था स्लो करना, एक ऑप्शन था स्टॉप करना, किसने कौन सा सिलेक्ट किया है, स्लो वाला किया था या स्टॉप वाला किया था। कल ही भेजा था क्वेश्चन ग्रुप में। सो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कॉम्प्लिकेशन होती है, आप पेशेंट को डायलिसिस चल रहा है और सडनली यू आइडेंटिफाइड द सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशन, सो यू कैन स्लो द डायलिसिस और यू कैन स्टॉप द डायलिसिस, बट वो कैसे डिसाइड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लिकेशन, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई है, कौन कितनी सीवियरिटी हुई है। अगर कॉम्प्लिकेशन अभी अभी स्टार्ट हुई, उतनी सीवियर नहीं है, तो स्लो डाउन करो। अगर हाइपोवोलेमिया लग रहा है, हाइपोटेंशन हुआ है, सो स्लो इट डाउन, राइट। ऐसे सडनली बंद करने की जरूरत नहीं, हाँ, बट एयर एम्बोलिज्म हो गया तो सडनली फिर बंद ही कर दो, अगर आपने चालू रखा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लिकेशन you have to decide whether you have to slow the dialysis or stop the dialysis, and immediately PSCB को notify करना होगा। So जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो, सोचना है, मैं अगर स्लो डाउन करूंगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, स्लो डाउन करने से भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर स्टॉप ही करो, स्लो डाउन करने से पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो देन स्लो इट डाउन। सो ऐसा क्वेश्चन करना है खुद को, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर, whether you have to slow it down or whether you have to stop it. The nurse stays with the client and monitors the client, including vital signs, while the nurse obtains the initial prescriptions from the PSCP. Okay. अगर आप पेशेंट के पास से, पेशेंट को अचानक से ये सारे सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो गए, सो यू कैन नॉट लीव द पेशेंट,
यू हैव टू स्टे विद द पेशेंट इमीडिएटली, उसके वाइटल्स चेक करो और चीजें मॉनिटर करो। तब तक दूसरी नर्स पीएससीपी के पास जाएगी, पीएससीपी को बोलेगी कि ऐसा हुआ है, ना व्हाट टू डू। पीएससीपी प्रिस्क्रिप्शन करेगा, तो वो पीएससीपी भी खुद आएगा बट वो प्रिस्क्राइब करेगा, सो वो सारी चीजें लेकर आएगी, एंड देन यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट, बट यू कैन नॉट लीव द पेशेंट, राइट। सो ये चीज ध्यान रखना। लेट्स सी अ क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स। The nurse is monitoring a client during a hemodialysis treatment. When the client complains of chest pain, difficulty in breathing, the nurse notes, जैसे ही patient ने complain किया, nurse ने फटाफट pulse check की. So pulse rate was 110 and blood pressure was 98/60. Cyanosis हमें देखने को मिला lips and pulse oximetry reading था 88%. So अचानक से patient ने chest pain की complain की, अचानक से breathing difficulty हो गई, and tachycardia हो गया, hypotension हो गया, cyanosis हो गया. What does it indicate? ये दो ही सडनली, ये दो ही कंप्लेन से ही पता चल जाता है दैट इज दिस इज द एम्बोलिज्म, बट यहाँ पर यार एम्बोलिज्म के रिस्क है। सो नर्स को इमीडिएटली, क्वेश्चन आपको इतना ही होगा, फिर ऐसा क्वेश्चन होगा विच एक्शंस यू विल टेक, एंड ये सारे ऑप्शंस होंगे। आपको नहीं बोला होगा कि ये एयर एम्बोलिज्म है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट इज एयर एम्बोलिज्म एंड आई हैव टू टेक द इंटरवेंशंस। समटाइम्स अगर ना पता चले तो ऑप्शंस रीड करके भी पता चलेगा कि हाँ, दो तीन ऑप्शंस होंगे, सारे एक जैसे ही होंगे, तो वो रीड करके भी पता चलेगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट एयर एम्बोलिज्म। नाउ एयर एम्बोलिज्म होता है तो हमें क्या करना चाहिए? इमीडिएटली स्टॉप, नॉट स्लो डाउन, राइट। एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म में स्लो डाउन नहीं करना होता है, स्टॉप ही करना होता है। सो इमीडिएटली स्टॉप द हीमोडायलिसिस एंड डज नॉट री इन्फ्यूज द ब्लड। बंद ही कर देना है, हीमोडायलिसिस मशीन स्टॉप कर देना है। एंड ऐसा नहीं कि इतना ब्लड पेशेंट का बाहर है तो लाओ उसको री इन्फ्यूज कर दो, नो, डोंट डू एनीथिंग, सिंपली जस्ट स्टॉप द री इन्फ्यूजन एंड पेशेंट को पोजीशन देनी है। whenever there is a embolism, only embolism like clot की वजह से हुआ है, thromboembolism हुआ है, pulmonary embolism, तो which position you will give? क्लॉट की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, तो विच पोजिशन यू विल गिव टू द पेशेंट? We have studied this in respiratory system. Pulmonary हेड अप embolism में करा थ्रोम, उनसे। सॉरी, हेड अप। हेड अप, यस, सिटिंग पोजीशन देनी होती है। एंड व्हेनेवर देयर इज एयर एम्बोलिज्म, कौन सी पोजीशन देनी है? हेड डाउन। हेड डाउन, बट प्रॉपर पोजीशन कौन सी? लेफ्ट लेटरल विथ ट्रेंडलर, ये एयर एम्बोलिज्म की पोजीशन है। क्यों एयर एम्बोलिज्म? एयर है वो ऊपर रहती है, सो हम लेफ्ट लेटरल कर देंगे और हेड लो कर देंगे, तो एयर है वो हार्ट की एपेक्स की तरफ ही रहेगी, बबल है वो ऊपर रहता है, सो वो लंग्स की तरफ अगर ऐसा हुआ, इमीडिएटली साइंस दिख रहे तो और भी एयर होगी, सो हम उसको ऊपर ही ट्रैप करके रखेंगे। सो ये पोजीशन याद रखनी है। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ड्यू टू क्लॉट और एनीथिंग, कोई अदर रीजन की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, हमें हाई फाउलर्स पोजीशन देनी है। बट एयर की वजह से है, सो लेफ्ट लेटरल विथ ट्रेंडलबर्ग पोजीशन ही देनी है। सो टर्न द क्लाइंट ऑन द लेफ्ट साइड विथ हेड डाउन एंड लेग्स अप, सो ट्रेंडलबर्ग हो गई, तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देनी है। वी हैव टू स्टे विद द पेशेंट एंड आस्क अनदर पर्सन टू नोटिफाई द पीएससीपी एंड रैपिड रिस्पांस टीम। जैसे हम कोड ब्लू एक्टिवेट करते हैं, एम्बोलिज्म इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, पेशेंट को हम छोड़ के नहीं जा सकते, वी हैव टू स्टे विद द पेशेंट। हमें दूसरी नर्स को बुलाना है, उसको बोलना है कि पीएससीपी को इन्फॉर्म करे, रैपिड रिस्पांस टीम को भी एक्टिवेट करे, तो वो फटाफट आ जाए। एंड जब तक वो लोग आते हैं, इमीडिएटली हमें ऑक्सीजन स्टार्ट कर देना है मास्क से। एंड असेस द वाइटल साइंस एंड पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते रहना है, वाइटल्स वेदर दे आर डिक्रीजिंग, पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग चेक करते रहना है। वाइटल्स में सब आ गया, एसपीओ2 भी आ जाता है, सो हमें वो चेक करते रहना है। एंड तब तक रैपिड रिस्पॉन्स टीम आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी में पेशेंट का लाइक कैथेटराइजेशन भी करना पड़ सकता है। सो जो भी ट्रीटमेंट है अब वो लोग हैंडल करेंगे, यू विल जस्ट असिस्ट देम। सो आपको सब, अगर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो आप हिपेरिनाइज हो, सब कुछ रेडी भी करके रखो, बिकॉज वी हैव टू डिसॉल्व द क्लॉट। एयर को तो डिसॉल्व कर नहीं सकते, तो यहाँ पर वो इंटरवेंशन नहीं है। एंड ये सब इवेंट लास्ट में डॉक्यूमेंट करना होगा, आपने क्या एक्शन लिया, क्लाइंट अब कैसा है, वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। सो ये चीज याद रखनी है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, सो बीइंग अ नर्स यू शुड नो दिस कि आपको ये करना है, राइट।
Understand? Yes or no? Yes, Okay. ma'am. Next is, this is all about hemodialysis. Next है peritoneal dialysis, वो अब हम मंडे देखेंगे. पेरिटोनियल डायलिसिस. ओके, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा हेमोडायलिसिस का एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं. फर्स्ट हमने देखा कि फर्स्ट यू वी कैन यूज कैथेटर, इधर इन सबक्लेवियन और फीमोरल कैथेटर, जो टीएलसी डीएलसी बोलते हैं वो. तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है. 6 वीक तक हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, जब तक वो फिस्टुला या ग्राफ्ट जो भी हमने बनाया है वो मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक हम ये यूज कर सकते हैं. एंड व्हेन इन इमरजेंसी सिचुएशन वी डोंट हैव टाइम टू क्रिएट द फिस्टुला, तब भी हम ये यूज कर सकते हैं. इंटरवेंशन, जब भी कैथेटर यूज करें तो क्या इंटरवेंशन हमें ध्यान में रखनी है वो देखा था. स्पेसिफिकली अगर सबक्लेवियन में हमने इंसर्ट किया है कैथेटर तो क्या इंटरवेंशन करनी है, एंड फीमोरल में इंसर्ट किया है तो क्या इंटरवेंशन करेंगे, वो हमने स्टडी किया. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? लीन फॉरवर्ड. लीन डाउन ऐसे होता है, लीन फॉरवर्ड ऐसे होगा. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. કે તેને femoral vein catheter યુઝમાં છે એ more than 45 ડિગ્રી સીટઅપ નહીં થઈ શકે અને લીન ફોરવર્ડ નહીં થઈ શકે because catheter કિંક કે ઓકલુડ થવાના ચાન્સીસ રહેલા. जो भी फीमोरल वाले हैं आइडियली तो हम उनको सुला के ही रखते हैं, बट पेशेंट को बैठना है तो 45 डिग्री से ज्यादा एलिवेट नहीं कर सकते. मोर देन 45 वो बैठ नहीं सकता, ऐसे ही वेट रखना है 45 एंगल पर. एंड वो पेशेंट, चलो बेड हमने ऐसे रखा है पर पेशेंट ऐसे हो गया लीन फॉरवर्ड, तो वैसा भी नहीं कर सकता पेशेंट. क्यों? बिकॉज हमें पेशेंट को सिखाना है कि अगर ऐसा करोगे तो ये किंक हो जाएगा, कैथेटर ऑक्लूड हो जाएगा. ये चीज ध्यान रखनी है. फिर हमने देखा था एक्सटर्नल एवी शंट. क्या होता है एक्सटर्नल एविशन? एक कैथेटर होता है आर्टिफिशियल जो बॉडी के बाहर दिखेगा. एक आर्टरी में इंसर्ट किया होगा एक एंड, दूसरा एंड वेन में इंसर्ट करके दोनों को हम कनेक्ट करते हैं. जब भी जरूरत हो दोनों को ऐसे डिस्कनेक्ट करेंगे. आर्टरी वाला शंट है वो डायलिसिस मशीन से कनेक्ट होगा, फिर डायलाइज हो के ब्लड प्योरीफाई होके वो वेन से कनेक्ट करेंगे. पूरा प्योरीफाइड ब्लड वेन में चला जाएगा. दिस इज द प्रोसीजर, ऐसे होता है. उसके एडवांटेजेस स्टडी किए कि वो यूज करने का फायदा क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस हमने स्टडी किए कि अगर ये मेथड यूज करेंगे तो उसके नुकसान क्या है. एंड उसकी इंटरवेंशन देखिए कि जब भी ये कैथेटर हम यूज कर रहे हैं, ये मेथड यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल एविशन, तो क्या इंटरवेंशन लेनी होगी पेशेंट के ऊपर. फिर हमने देखा था कि उसकी कॉम्प्लिकेशन है, उसका साइड इफेक्ट है क्लॉटिंग, हेमरेज एंड इन्फेक्शन. हेमरेज तो दिखेगा ही, ब्लीडिंग हो रहा है. इन्फेक्शन भी हमें इजीली पता चल जाता है कि वहां पर फीवर है, रेडनेस हो गया है, पेशेंट के डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगी, वो तो होगा. बट क्लॉटिंग के साइंस क्या है वो हमने स्टडी किया था कि फाइब्रिन फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड एंड सीरम सेपरेट हो जाएगा, ब्रूट एंड थ्रिल एब्सेंट हो जाएगा, कूल फील होगी एक्सट्रीमिटीज एंड ट्यूबिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन होगा. फिर हमने देखा था इंटरनल एवी फिस्टुला जो कॉमनली यूज होता है. इसमें आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है साथ में, विदाउट एनी ग्राफ्ट और विदाउट एनी कैथेटर, डायरेक्टली उन दोनों को ही साथ में जोड़ा जाता है. धीरे धीरे करके वो वेन है, वेन पतली होती है कंपेरेटिवली टू आर्टरी. आर्टरी पल्सेटिंग ब्लड फ्लो, जो पल्स से प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी आर्टरी में होती है, नॉट इन द वेन्स. बट हमने दोनों को कनेक्ट किया है, वेन्स के अंदर भी प्रेशर से फ्लो होगा तो धीरे धीरे वेन्स एंगॉर्ज हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है. बट उसको स्ट्रांग होने में टाइम लगता है, मैच्योर होने में टाइम लगता है, 4 to 6 वीक का टाइम लगेगा. अगर पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करेगा वॉल स्क्वीजिंग की तो 4 वीक में ही हो जाएगी स्ट्रॉन्ग. नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे 6 वीक तो लग जाएंगे. उसका उतना टाइम लगता है. जब तक ये मेच्योर नहीं हो जाता तब तक हमें टेम्पररी मेथड यूज करनी पड़ती है, लाइक कैथेटर, पीडी या शंट, एक्सटर्नल शंट, वो हम यूज करेंगे. जो भी हाथ में हमने यूज किया है शंट, वो एक्सटर्नल शंट या फिस्टुला या ग्राफ्ट कोई भी है, हम वो हाथ पर बीपी नहीं ले सकते, ब्लड सैंपल नहीं ले सकते, शुगर भी नहीं करना है, वो भी अवॉइड करना है, पंचर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. वो इन शॉर्ट कुछ भी प्रिक नहीं करना है, वो हाथ पर ध्यान रखना है. ओके. आफ्टर ड्रेसिंग, वो फिस्टुला है उसको प्रेशर ड्रेसिंग, आफ्टर डायलिसिस फिस्टुला को प्रेशर ड्रेसिंग से कवर किया जाता है, कुछ टाइम बाद उसको रिमूव कर दिया जाएगा. फिस्टुला के हमने एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस भी हमने स्टडी किए. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट?
एंड आगे आर्टेरियल परफ्यूजन परफ्यूजन जो हमारे यस ક્લાયન્ટે જેમાં ઇન્ટરનલ એવી ફિસ્ટુલા કરેલું છે એમાં આર્ટિરિયલ સ્ટીલ સિન્ડ્રોમ ડેવલપ થઈ શકે આમાં ટુ મચ બ્લડ જે છે એ આર્ટરીમાંથી વેનમાં ડાયવર્ટેડ થઈ જશે અને આર્ટિરિયલ પરફ્યુઝન જોવા મળશે એન્ડ કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે. यस आर्टिरियल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा. सो आर्टिरियल स्टील सिंड्रोम क्या है? वो एक फिस्टुला की कॉम्प्लिकेशन है. ऐसा हो सकता है मेजोरिटी ऑफ आर्टरी का ब्लड डाइवर्ट होके वेन में चला गया, चोरी हो गया, लाइक ऐसा बोल सकते हैं हम याद रखने के लिए. सो जो हैंड है वहां पर परफ्यूजन कम हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. फिर हमने देखा इंटरनल एवी ग्राफ्ट. सो उसमें एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट या तो बोवाइन का, काउ का, बफेलो का, उनकी कैरोटिड आर्टरी भी यूज कर सकते हैं एज अ ग्राफ्ट. सो एक ग्राफ्ट क्रिएट किया जाएगा जिसमें आर्टरी और वेट को जोड़ा जा सकता है यूजिंग अ ग्राफ्ट. डायरेक्ट फिस्टुला नहीं कर रहे. ये ग्राफ्ट को मैच्योर होने में 2 वीक लगेंगे. उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम एज फिस्टुला. फिर दोनों के हमने कंबाइन इंटरवेंशन देखे कि जब भी ग्राफ्ट यूज कर रहे हैं, फिस्टुला यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रीमिटीज में बीपी यूज नहीं कर सकते. एक्सरसाइज करने से ही फटाफट मैच्योर होगा. टेम्परेचर चेक करना है, पल्स चेक करनी है, एक्सट्रीमिटी की कैपिलरी रिफिलिंग टाइम चेक करना है, देन इसके स्वेलिंग चेक करना है, स्वेलिंग है कि नहीं. क्लॉटिंग के लिए चेक करेंगे. टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे. ब्रूट एंड थ्रिल चेक करना है. अगर ब्रूट एंड थ्रिल नहीं है तो देन इट इज अ प्रॉब्लम. आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे. इन्फेक्शन चेक करेंगे. हार्ट फेलियर के भी साइन एंड सिम्टम्स चेक करेंगे. एंड कुछ भी आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो इमीडिएटली पीएससीपी को नोटिफाई करना है. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Online students, what is this very important point? ટુ એન્શ્યોર પેશન્ટની પેટન્સી ઓવર ફિસ્ટુલા ગ્રાફ્ટ આપણે પાલ્પેટ કરવાનું થ્રિલ અને સ્કલ્ટેટ ઓવર જો આવું એબસેન્ટ જોવા મળે તો પીએસસીપી નોટ. Okay, so to check the patency, we have to palpate the brute and auscultate the thrill. If it is not there, then we have to inform the PSC. Right? For to check the patency of the fistula and हमने जो ग्राफ्ट किया था, शंट वाला था, तीनों में हम ये सब चेक करेंगे. इन शॉर्ट कैथेटर में हमें फील नहीं होगा लाइक ब्रूट एंड थ्री, बट अगर शंट यूज कर रहे हैं, फिस्टुला यूज कर रहे हैं, ग्राफ्ट यूज कर रहे हैं, सो वी हैव टू palpate the brute and auscultate the thrill to check the patency. अगर वो नहीं है then we have to inform the PSCP. Online students, correct or incorrect? Palpate for thrill and auscultate for group. यस, पाल्पेट फॉर थ्रिल है, नॉट पाल्पेट फॉर ब्रूट. सो अगर ऐसा क्वेश्चन में सब कुछ सही है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जाएगा तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. एंड साटा क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है. पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको सही लगेगा. लाइक साटा क्वेश्चंस में ऐसा है कि आफ्टर सीएबीजे सर्जरी पेशेंट इज एडवाइज नॉट टू लिफ्ट द वेट मोर देन 15 pounds. सो इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? सो इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? वेट ही सिर्फ चेंज हो गया. राइट, so इसीलिए मैंने बोला था कि वेट याद रखना है. 15 पाउंड, 10 पाउंड किस में है. पूरा स्टेटमेंट सही है. आपको सुनकर ऐसे ही लगेगा कि हाँ सीएबीजी में ऐसा पढ़ा था कि वेट लिफ्ट नहीं कर सकता, बट कितना, 10 पाउंड या 15 पाउंड. ये चीज ध्यान रखना है. सारा क्वेश्चन में ऐसा होगा. अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि palpate the brute and auscultate the thrill, then it is wrong statement, right? So we can palpate the thrill and auscultate the brute, not the brute we can palpate और ऐसा. ये ध्यान रखना है. अगर वो नहीं है then it is abnormal. फिर हमने हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस देखे थे. हीमोडायलिसिस की वजह से एयर एम्बोलिज्म, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एंसेफेलोपैथी, हेमरेज, हेपेटाइटिस, हाइपोटेंशन, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है. अगर कोई पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, so depending on the complication we have to slow down the hemodialysis or we have to stop. वो डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लिकेशन. एंड पीएससीपी को नोटिफाई करने के लिए आप जाओगे.
वी हैव टू इन्फॉर्म द पीएचसीपी। પછી કે પછી વિડીયોઝ કર્યા પછી ક્લાયન્ટને લેફ્ટ એટલે ટેન્ડર વર્ક પોઝિશન પછી પીએસસીપી ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું અને हाँ, तो इन्फॉर्म करने ક્લાયન્ટની के लिए સાથે आप क्या आओगे? નો वो हाँ, કોડ બ્લુ એક્ટિવેટ કરવાનું રેપિડ આપણે પેશન્ટની સાથે हाँ, we cannot leave the patient. PHCP must be notified, but by someone else, not you. We have to stay with the patient. PHCP को नोटिफाई करने के लिए आप किसी को भेजोगे, वो PHCP को भी नोटिफाई करेंगे। हम जहां पर ऐसा बोलते हैं इंडिया में कोड ब्लू एक्टिवेट करना है फॉर एंग्लेक्स कंट्रीज, रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करना होगा, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए, बुलाने के लिए, पीएचसीपी को इन्फॉर्म करने के लिए कोई अदर स्टाफ जाएगा, बट यू हैव टू स्टे विद द पेशेंट। एंड जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन लेंगे। एयर एम्बोलिज्म कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए उसका पूरा हमें डिस्क्रिप्शन दिया कि जब भी एयर एम्बोलिज्म होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्टॉप ही करना होगा, इसमें स्लो डाउन नहीं कर सकते हम। जितना भी ब्लड वेसल्स में है, कैथेटर के, डायलिसिस के ट्यूबिंग में है, वो कुछ भी री इन्फ्यूज नहीं करना है, ये बस स्टॉप कर देना है, बंद कर देना है, दैट्स इट। एंड पेशेंट को इमीडिएटली पोजीशन पहले देनी है। पोजीशन कौन से देंगे? सिटिंग पोजीशन देके ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे। लेफ्ट लेटरल विथ ट्रायंगुलर पोजीशन देनी है, एंड फिर पेशेंट को दूसरी नर्स आएगी, तब तक वो इन्फॉर्म करेगी, एंड वी हैव टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, वाइटल्स चेक करने हैं, तब तक टीम आ जाएगी, तो वो सब इंटरवेंशन करेगी। एंड वी हैव टू जस्ट डॉक्यूमेंट ऑल दिस थिंग। अगर एम्बोलिज्म है थ्रोम्बस की वजह से, सो इमीडिएटली हमें पेशेंट का वो भी स्टॉप ही करना होगा। जितना चालू रखोगे तो वो आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हीमोडायलिसिस है एंड क्लॉट आ गया है अंदर, तो हम स्टॉप कर देंगे, पोजिशन में सिटिंग पोजिशन दे देंगे, एंड पेशेंट, दूसरा स्टाफ आएगा, वो पीएचसीपी को इन्फॉर्म करने के लिए जाएगा, रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करने जाएगा। तब तक हम ऑक्सीजन देंगे एंड हिपेरिन एडमिनिस्टर करने के लिए सब कुछ रेडी करके रखेंगे, बिकॉज वी नो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए वो देंगे ही। तो रेडी करके रखना है कि जैसे ही आके बोले गिव हिपेरिन, तो तब हम लेने ना जाए, तो वो रेडी करना है। इसमें जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज एयर। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमें क्या, सारी इंटरवेंशन आपको पता होनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू डू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बट वी हैव टू प्रिपेयर द थिंग्स बिफोर द पीएचसीपी अराइव्स, राइट? सो प्रिपेयर करके रखना होगा। सो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट, है किसी को कोई डाउट, यू कैन टेल मी राइट नाउ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? हाँ। ओके, सो जो टेस्ट की लिंक है वो ऑलरेडी मैंने भेज दिया है। किसी को भी नहीं मिली है सो प्लीज मैसेज मी कि मैडम मुझे टेस्ट की लिंक नहीं मिली है। टेस्ट की लिंक ऑलरेडी ओपन हो गई है, एंड रूल्स सेम है कि आपको लाइक सैटरडे संडे 2 दिन मिलेंगे। मंडे मॉर्निंग 9 AM वो लिंक बंद हो जाएगी। 2 hours and 50 minutes में आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है। टेस्ट में टाइमिंग नहीं दिखेगा आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। टोटल 113 मार्क्स का ये टेस्ट है, 85 क्वेश्चन है। सो आप अगर अपने पास मोबाइल, दूसरा मोबाइल, टाइमर सेट करके रखना एंड टेस्ट दे देना। ओके? एंड ये सबको प्रॉब्लम होता है, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद सबमिट करते हो तो प्लीज नोट दैट कि आपको ऐसा मैसेज लिख कर आया है, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, तो ही समझना है कि आपका टेस्ट के रिस्पॉन्स मुझे मिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ऐसा होता है, सबमिट कर देते हैं, फिर उनका रिस्पॉन्स मुझे नहीं आता, क्यों? बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। सो जब तक वो मैसेज लिख कर नहीं आता है तब तक समझना है दो यू हैव डन द सबमिशन, सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट करते वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो सबमिट नहीं हुआ। सो वो मैसेज लिख कर आए तभी कंफर्म समझना है। नहीं आए तो वापस से टेस्ट दो, मुझे बोलो कि मैडम मैंने एक बार लिंक ओपन की थी अब ओपन नहीं हो रही, तो मैं आपके लिए करूंगी, बट वो मैसेज आए तभी समझना कि सबमिट हुआ है। ओके, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू। थैंक Thank यू। you, ma'am.